Check the mic and make sure it sound right, boys. Two, one. Hello, ladies and gentlemen, and hello, Mr. Parag. Mr. Hello. Parag is our guest today, and to tell you about Mr. Parag, he was my co-worker once upon a time, around 7 to 8 years ago, and we used to work together. We used to have fun together. We used to go out for outings and everything. And when I left company, Parag was just a normal guy like me, working in an MNC in 9 to 5, 9 to 7, whatever. And one day I came to know that Parag just left his job and started his own company. And I wanted to know how did he started it? How had he got courage about it? And everything about his story. Because when I heard his story, it was quite fascinating to me. And I was quite inspired with that. और जब मैं पराग को जब भी फोन लगाता हूँ तो पराग मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ कहानियां बताता है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसको यहाँ पर इस पॉडकास्ट पे बुलाएं और डिस्कस करें कि एक नॉर्मल बंदा जब अपने खुद की एक कंपनी खोलता है, एंटरप्रेन्योर बनता है, तो उसका जर्नी कैसा रहता है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले पराग आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, सबको अपने बारे में बताइए। Firstly, thank you, Varun, Naveen, and Abhimanyu, to inviting me over here. Myself, Parag Bachcha. I'm a founder, CEO of Infinity Corporation. We manufacture here laboratory equipments for many scientific applications. Thank you. So now I will start asking you some questions, and first will be that how was your childhood? I mean, आप कैसे पले बड़े, आप घर में क्या हालत थी, आपने कैसे अपने आप को इस लायक बनाए कि आप यहाँ पे आज इधर बैठे हैं। जैसे जब मिडिल क्लास फैमिलीज का होता है, एक छोटा सा घर 8x10 का, नासिक में हम सिडको एरिया में रहते थे। Nowadays it is quite almost equivalent to slum area. वहाँ पे मेरी शुरुआत थी। 1st to 10th मैं मराठी मीडियम में ही पढ़ा हूँ। और बहुत ब्राइट भी स्टूडेंट नहीं था, बहुत एक्टिव भी नहीं था। स्पोर्ट में तो कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी स्टेज डेयरिंग वगैरह ऐसी कुछ चीजें नहीं। तो क्वाइट अ नॉर्मल एंड शाय काइंड ऑफ लाइफ अप टू 10th. दैट्स माय स्कूल, दैट्स माय चाइल्डहुड। थैंक। फिर थोड़ा अपना एकेडमिक्स के बारे में बताइए, बिकॉज आपका जो चाइल्डहुड है, मैंने आपसे जो आपके बारे में पता किया कि आपने जब भी स्कूल स्टार्ट किया था तो आपका संगति इतना अच्छा नहीं था, आप थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट गए थे, पढ़ाई लिखाई में उतना दिमाग नहीं था, उसके बारे में कुछ बताइए। वो स्कूल में नहीं हुआ, थोड़ा कॉलेज डेज में हुआ था एक्चुअली। बचपन में घर में थोड़ा बहुत अमीर भी नहीं, लेकिन पूरे गरीब भी नहीं थे, लेकिन बहुत अमीर भी नहीं थे। तो कुछ करने को नहीं मिलता था। बाकी बच्चे जैसे घूमते थे, फिरते थे, मजा करते थे, वो सब नहीं मिलता था। और फॉर्चुनेटली 10th के बाद मैंने जब डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो हॉस्टल में था मैं। और जैसे सब हॉस्टल में होते, मजाक मस्ती और वो सब फ्रीडम जो था, वो अपने मन से कुछ भी करने का, वो थोड़ा सा बहा ले गया। तो पढ़ाई में कमजोर नहीं थे, लेकिन ध्यान नहीं रखा। और उसकी वजह से फिर 3 साल का डिप्लोमा मैंने 6 साल में कवर अप किया। that days I used to call it कि मैं फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं, लेकिन बाकी दुनियादारी बहुत सीख गया हॉस्टल की वजह से। तो आपने स्कूलिंग किया मराठी मीडियम से, देन आपने डिप्लोमा किया, तो उसके बाद आपको डिप्लोमा करने के टाइम पे हाँ, ये कैसे? डिप्लोमा का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा अपने स्कूलिंग मराठी और डिप्लोमा से याद आया।
डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट रहता है कम्युनिकेशन स्किल करके। इट इज कंप्लीट इंग्लिश ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, जैसे हमारा 10th तक इंग्लिश रहता है वैसा ही सब्जेक्ट रहता है ये। और जब मैं डिप्लोमा को गया तो पहला मेरा लेक्चर कम्युनिकेशन स्किल का था। मैं मराठी मीडियम से था, कर्सिव राइटिंग वगैरह तो सब दूर की बात। और हमारे जो टीचर थे उनको बुक में पढ़ पढ़ के बताने की, डिक्टेट करने की आदत थी। तो उनका स्पीड और मेरा स्पीड वो मैच नहीं कर रहा था। पहले ही लेक्चर में मैं ऐसा था कि अरे बाप रे ये कहाँ पे फंस गए। और बाकी सब सब्जेक्ट की बुक्स खरीदी, वो सब इंग्लिश में। मैंने मैथ सीखा था मराठी में, साइंस सीखा था मराठी में, और यहाँ पे वो सब इंग्लिश में करना था। और पहला ही वो ऐसा सब्जेक्ट देखने के बाद मुझे लगा था बाप रे अभी जिंदगी तो पूरी गई काम से, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में ये अगर ऐसा इंग्लिश रहा तो। लेकिन फिर धीरे धीरे कोप अप कर लिया उसके साथ भी। जब टेक्निकल आया तो वो बात जरा जम गई। ओके। तो जैसा कि अभी आपने बोला कि आपका एकेडमिक में आप उतना ब्रिलियंट नहीं थे, और डिप्लोमा में 6 साल लग गए, और काफी मतलब वो एज ही हम सबकी ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा एक बार बाहर निकलते हैं हॉस्टल लाइफ में तो थोड़ा एंजॉय भी करने लगते हैं, और शायद उस समय कहीं पे हमको समझ भी नहीं होती कि क्या सही और क्या गलत है। मतलब एक क्या बोलेंगे, यंग एज में ना थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है। करेक्ट। लेकिन अभी जैसे बराबर। डिप्लोमा 6 साल का हुआ, उसके बाद आपने अप्रोच किया मतलब जॉब के लिए, और आपका पहला जॉब क्या था और कैसा एक्सपीरियंस था आपका उधर पे, क्या आप वो शेयर करें? डिप्लोमा में तो काफी सारे मजे कर लिए थे। एकेडमिक बहुत पुअर था, इसलिए कॉलेज कैंपस से जॉब का तो कुछ चांसेस ही नहीं था। उसके बाद जब बाहर दुनिया में आए तो पता चला कि जॉब मिलने के लिए आपको एकेडमिक होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे इंटरव्यूज दिए तो कहीं पे कुछ जम नहीं रहा था, तो किसी ने बताया शूज पहन के, अच्छे फॉर्मल्स पहन के वगैरह जाया करो। तो सबसे आसान जॉब पहला मिला मुझे मार्केटिंग रिसर्च का, जहां पे आपको हर दुकान में जाके फॉर्म भरवाने पड़ते हैं। और दैट टाइम आई यूज्ड टू गो ऑन बाइसिकल। तो नासिक का एक लगभग 20 किलोमीटर का एरिया है। मैं लगभग 2 हफ्ते तक डेली वो पूरे 20-25 किलोमीटर में जो भी ज्वेलर्स के पास जाता था और वो फॉर्म दिया था मुझे, वो भरवाने के लिए बोलता था। तो उसमें इतने साइकिल से? ऑकवर्ड क्वेश्चन थे। साइकिल से पूरा 20-25 किलोमीटर डेली साइकिल का वो रनिंग होता था। तो क्योंकि शूज और फॉर्मल अच्छे खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, और घर पे उतना अच्छा सिचुएशन उस टाइम पे नहीं बचा था कि मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं और अच्छे शूज खरीद सकूं। तो जब मैं उन लोगों के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया भाई तेरे इसमें तूने मुझे पूछा है कि मेरे इसमें दुकान में गोल्ड कितना है, ये कितना है, तो डाका डालने तो नहीं आ गया। मैं साइकिल पे जाता था, अपीयरेंस भी उतना ये नहीं था। तो तब मुझे पता चला कि किसी से कुछ भी बात पूछना है, मांगना बहुत ऑकवर्ड है। और वो ऑकवर्डनेस वहां पे थोड़ी कम हुई। उससे मैंने पहले शूज खरीदे, इंटरव्यू गया, मार्केटिंग का जॉब मिला मुझे सबसे पहला। वो मैंने लगभग 2 ही महीने किया, क्योंकि मुझे कैड कैम का कोर्स करना था, जो ये सब दुनिया से मुझे बचा के रखे एटलीस्ट 6 महीने के लिए, फिर से मैं मेरे एकेडमिक दुनिया में, मजे वाली दुनिया में चला जाऊं। तो घर वाले ने बोला पहले कुछ करके दिखा। तो फिर मैंने मार्केटिंग का जॉब किया, वहां पे डेटा जमा किया मैंने काफी सारा। और तब मुझे किसी भी काम के लिए डेटा की कितना इंपॉर्टेंस है वो वहां पे पता चला। ओके। एंड वो भी पार्ट टाइम जॉब जैसे रहा, 3 महीने का, 4 महीने का, 2-3 महीने किए वहां पे। जो थोड़ा बहुत जमा किया पापा को दिखाया, भाई मैं भी कमा सकता हूँ, आप मुझे थोड़ा दीजिए, मैं कुछ कैड कैम डिजाइनिंग वगैरह कोर्स करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कैड कैम डिजाइनिंग जैसे तैसे जमा करके डिजाइनिंग के कोर्स में उस टाइम पे डाला। थोड़ा मेरा था, थोड़ा पैसा उनका था। एंड देन जब वो कैड कैम कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा भी मैं तो बस एमएनसी में जाऊंगा, डिजाइनर बड़ा बड़ा डिजाइन करूंगा। इट्स टाइम ऑफ 2003 और 4, 2003 के एंडिंग में मेरा डिजाइन का कोर्स कंप्लीट हुआ। फिर 2-3 महीने नासिक के एमआईडीसी में चक्कर काटे। तब पता चला कि यहाँ पे अब कितना भी पढ़ के आओ, आपके बहुत बड़े बाप लोग बैठे हैं। तो वहां पे भी कुछ नासिक में दाल नहीं गली। फिर वापस घर से थोड़ा एब्सकॉन्डिंग होना था, फिर से वो फ्रीडम बुला रहा था, तो फिर पूना जाके ट्राई करने के सोचा। तो पूना में गया। देयर आई गॉट माय फर्स्ट एक्चुअल जॉब, जहां पे मैंने कुछ अच्छा और बहुत लुक्रेटिव काम किया। वो टूल रूम में था। वो क्वालिटी इंजीनियर का इंटरव्यू था। मेरा डिप्लोमा और वो कैड कैम वाला वगैरह सब कुछ उतर गया था, मुझे सिर्फ पूना में सर्वाइव करने के लिए जॉब चाहिए था। तो वहां पे मैं पहले दिन इंटरव्यू को वो जो कंपनी थी टूल रूम डिजाइन, वहां पे क्वालिटी इंजीनियर का जॉब अवेलेबल था। वो मुझे किसी दोस्त के थ्रू पता चला, तो मैं वहां पे गया।
और वो इंटरव्यू वहां पे देने के बाद तो उन्होंने बोला कि आप क्वालिटी के लिए आए हो, तो इंजीनियर लोगों को पता होगा वर्नियर क्या रहता है, तो उन्होंने मुझे एक वर्नियर दिया कि ये मेजर करके मुझे बताओ कि ये डायमेंशन ओके कि नहीं। एंड डिप्लोमा जिस तरीके से गया था उसके बाद कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं था, तो ऑब्वियसली मुझे वर्नियर यूज करना नहीं आता था। तो मैंने उनको बोला सर मुझे वर्नियर यूज नहीं करना आता, तो वो हंसने लगे, बेटा तू कैसे इंटरव्यू कहाँ आ गया। वो थोड़ा 3 इडियट वाला सीन था, आप करना क्या चाहते हो भाई। तो मैंने बोला सर आप जो बताओ मैं लॉयली करूंगा। तो बोले ठीक है, तेरी ऑनेस्टी पसंद आई, तुझे आता नहीं है फिर भी तू अपफ्रंट एक्सेप्ट करता है और फिर वो करने की कोशिश करने का कमिटमेंट देता है, तो ये कमिटमेंट के हिसाब के मैं तुझे ज्वाइन करता हूँ, लेकिन तेरा सैलरी 15 दिन बाद डिसाइड होगा कि तू सच में क्या कर सकता है। और फिर वैसा मेरा फर्स्ट जॉब शुरू हुआ। उन्होंने 15 दिन तक मेरा काम देखा। सच बोलूं तो तब तक इतना फटके गिर चुके थे लाइफ के, कभी अगर कुछ नहीं कमाया तो वापस पुणे से नासिक जाना पड़ेगा, वापस घर वालों के हाथ पैर पड़ने पड़ेगी, अभी खाने के लिए कुछ करना था। तो मैंने वो जॉब सिंसियरली लिया और वहां पे जो सीखा, आई थिंक ऑलमोस्ट देयर वहां पे 1 साल था मैं 2004 में। सो वहां पे जो सीखा दैट वाज माय लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वो टूल रूम में था। आप ऑनेस्टली जॉब करो तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो वहां पे सीखा। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। थैंक यू। सो पराग, जैसे आपने बताया कि आपने जो फर्स्ट जॉब किया था वो लिटरली साइकिल से आपने मार्केटिंग रिसर्च का काम किया, उसके बाद ये जो प्रॉपर पुणे में जॉब स्टार्ट किया जिसमें आपने ऑलमोस्ट 1 ईयर वर्क किया। तो जब ऐसी किसी कंपनी में ज्वाइन करके एंड इस स्टेज से स्टार्ट करना कि हम लोगों को वर्नियर कैलिपर कैसे चलाना है वो भी नहीं पता है, वहां से एमएनसी का जर्नी कैसा रहा, और एक बार एमएनसी ज्वाइन करने के बाद क्या ऐसे मेजर डिफरेंसेस आपकी लाइफ में भी आए, या फिर आपको उस एमएनसी लाइफ ने क्या क्या सिखाया, और कौन कौन सी फर्दर कंपनीज में आपने जॉब किया? तो वहां पे जब मैं छोटी कंपनी में जॉब कर रहा था तो वहां पे मेरा स्टार्टिंग सैलरी, जो सर ने मुझे बोला था कि 1 महीने बाद आपका 15 दिन के बाद आपका सैलरी डिसाइड करूंगा, तो उन्होंने मुझे 3,500 रुपए उस टाइम पे सैलरी दिया 2004 में। तो जब 3,500 मिले तो खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उस टाइम में मैंने नया नया फोन खरीदा था, नए नए तब मोबाइल आए थे, और मोबाइल का बिल ही 600-700 रुपए होता था, मेस का, रहने का, गाड़ी का पेट्रोल, और ऊपर से जो डिप्लोमा के गिफ्ट थे शौक पानी वो तो अलग से। तो दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट कि टू सर्वाइव इन दैट 3,500 रुपीज। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी सीरियसली ओवर देयर, तो मैंने रियलाइज किया, जब वहां पे वेंडर में एज एन वेंडर था, बहुत सारी टाटा रेडिएटर और बड़ी बड़ी कंपनी, उसका वो कंपनी वेंडर था, तो मैं वहां पे जाता था। वहां के इंजीनियर को देखने के बाद लगता था यार इनका जो लाइफ स्टाइल है, ये अभी आज की डेट में 20,000 कमा रहा है, मैं 3,500 इनका भी डिप्लोमा हुआ है, मुझे मेरा भी डिप्लोमा है, तो मैं वहां पे जाऊंगा तो मेरी ग्रोथ अच्छी रहेगी। सो मैंने जब ज्वाइन किया और पहले 2-3 महीने में जब मुझे रियलाइज हुआ था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है। तो यहाँ पे जितना डेडिकेटेडली काम करा था, उसी वक्त मैंने इस एक्सपीरियंस को जमा करके मेरा हर महीने सीवी अपडेट करके बड़ी कंपनीज में ट्राई करता था। जो भी कंपनी जहां पे भी वैकेंसी दिखे न्यूज़पेपर में जाके सीधा सीवी लेके पहुंच जाता था, भले वहां पे सिलेक्शन हो ना हो। यहाँ पे छोटी कंपनी थी तो कुछ काम निकाल के बाहर जाओ, वहां पे सीवी रख दो, गेट पे जाओ, ट्राई करो, लोगों से मिलो, कोशिश चल रही थी। और तभी एक जगह पे फ्लूक से कैड कैम का वैकेंसी निकला क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स नासिक में, और वहां पे थोड़ा 1-2 सर थे जानवरकर सर करके, उन्होंने मेरा कैड कैम का स्किल देखा हुआ था, मैंने कुछ असाइनमेंट की थी प्राइवेट में, तो उनको मेरे स्किल्स के बारे में पता थी, और मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था तो मेरा एक्सपीरियंस भी उनके रिलेवेंट हो रहा था। सो देन आई गॉट माई फर्स्ट एमएनसी ब्रेक बिकॉज ऑफ माई दैट सॉफ्ट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ दिस 1 ईयर। तो उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे, तो मैं अभी वर्नियर भी पता था, मशीनिंग भी पता था, और सब डिटेल्स पता थे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के, तो वो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे काम आया। एंड देन आई गॉट 2005 जनवरी में मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स ज्वाइन की। फिर वहां पे मैं 5 साल था, शुरू किया तो इस बार सैलरी का इंक्रीमेंट कितना था? 3,000 से हम लोग कहाँ पर पहुंच गए? 3,000 से मैं सीधा 10,000 पहुंचा था, जो मेरा टारगेट था विद इन 1 ईयर 5 डिजिट सैलरी, तो वो 10,000 तक मैं पहुंच गया था। लेकिन वहां पे भी सेटिस्फेक्शन ये नहीं था, क्योंकि वहां पे जीटी जो आते थे उनको 25,000 सैलरी था और मुझे 10,000 था, क्योंकि मैं डायरेक्ट था। स्टाफ ग्रेड वहां पे एक अलग से ग्रेड होता था, उस ग्रेड में था मैं, मैनेजमेंट ग्रेड में नहीं था। मैं ना वर्कर था ना मैनेजमेंट ग्रेड था, मैं बीच वाली स्टाफ ग्रेड थी, क्लरिकल ग्रेड जिसको बोल सकते हैं आप, वैसी ग्रेड में था।
तो फिर वहां पे वो ग्रेड कॉर्पोरेट मिला, इसी में खुश था, 5 डिजिट सैलरी थी, उसी में खुश था। लेकिन जब एक 6 महीने के अंदर वहां पे पता चला कि मैं एक बीच वाली लेवल पे अटका हूँ, यहाँ से आगे निकलना पड़ेगा, देन मुझे जो भी प्रोजेक्ट मिलता मैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करता। विद इन 2 years आई अचीव्ड कि वहां पे स्टाफ ग्रेड से सुपरवाइजर ग्रेड में जाने के लिए एक स्पेशल इंटरव्यूज होते हैं, तो वहां पे नॉमिनेट हो जाऊं इसके लिए मैंने जी तोड़ कोशिश की, और वहां पे 2 साल के बाद मुझे नॉमिनेट किया गया। और जब इंटरव्यू को गया तब पता चला कि वहां पे जितने भी क्लेरिकल अकाउंट्स वगैरह सेक्शन के लोग हैं जिनका 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो सब लोग हैं, और मैं अकेला इंजीनियरिंग फील्ड में से जो था। कंपनी में 2 साल होते ही मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो इंटरव्यू देने की, और फिर मैंने वो इंटरव्यू क्रैक किया, और देन आई एंटर्ड इन अ रियल मैनेजमेंट रोल ऑफ एमएनसी। तो उस दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक टू एन एमएनसी रोल। तो वहां पे मैंने फिर और आगे 3 साल बहुत अच्छे से काम किए, कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए। दैट मैं प्रोडक्ट फैमिली का रिएक्शन भी जानना चाहता हूँ कि जो फादर को भी ऑलरेडी पता होगा कि डिप्लोमा में इसने बहुत वो बहुत घपले किए awesome हैं। चीज थी। वो जब वो बहुत औसम चीज थी जब पापा को मैंने बोला कि मुझे क्रॉम्पटन में जॉब लगी, मैं वापस नासिक आ रहा हूँ। बोले सच में क्रॉम्पटन में जॉब लगी है या कॉन्ट्रैक्टर के हाथ के नीचे कुछ लेबर वगैरह का जॉब मिला है तुझे? दैट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन। जब मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिखाया तो बोले 3 महीने का तेरा ये है, कौन सा पीरियड बोलते हैं यार वरुण आपने? प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड। Probation period। प्रोबेशन पीरियड है, तो 3 महीने का 5 साल हो गए यार, जॉब की टर्म्स थोड़ी भूल रहा हूँ। तो प्रोबेशन पीरियड उन्होंने 3 महीने का दिया था। पापा बोले यार 3 महीने में तेरे से काम निकलवा लेंगे फिर से घर भेज देंगे। बोला नहीं। जब 3 महीने के बाद उन्होंने कंफर्मेशन लेटर दिया तब जाके घर वालों को लगा नहीं बेटा सच में आज कमाने लगा। तब तक तो उनको लगा था कि ये कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है इसका। उसके बाद मैंने 2005 में घर पे मेरा खुद का पहला बाइक लिया। देन 2006 में मैंने घर वालों से कहा कि हमें खुद का घर बनाना है। बोले फ्लैट में खुश है, अच्छा है। तो 2006 में मैंने पापा से 6 महीने झगड़ा किया कि मुझे एक प्लॉट आपकी सेविंग से खरीदो, मैं कंस्ट्रक्शन मैं करूंगा। और फिर मैंने 2006 में बंगलो बनाया। जब मैं उसके लोन के लिए बैंक जाता था दैट टाइम माय एज वाज बिलो 24। तो यूटीआई में मेरा प्राइमरी सैंक्शन आया और मैंने पापा को बोला देखो मुझे लोन भी मिला है मेरे नाम पे, तो अभी हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। हमने भूमि पूजन वगैरह करवाया और मैं जब फाइनल सैंक्शन लेटर वहां पे लेने के लिए गया तो उनके कॉर्पोरेट ऑफिस से वो रिजेक्ट करके आया था बिकॉज आई वाज अंडर एज 24। और उस टाइम पे 2006 की बात है। वहां पे उस टाइम पे नासिक में घर बड़े फ्लैट 4 लाख में और रो हाउसेस 8 लाख में मिलते थे और मैंने लोन 10 लाख का अप्लाई किया था। तो वहां से कॉर्पोरेट से रिप्लाई आया कि 24 साल के नीचे के लड़कों को हम लोग 5 लाख से ऊपर लोन नहीं दे सकते। वापिस स्ट्रगल शुरू हुआ यार, कौन सी बैंक देगी। फिर आईडीबीआई से जैसे जैसे करके लोन हुआ और फिर घर भी बना 1 साल के अंदर, टचवुड, जिसमें आज मैं रहता बैंक हूँ। भी एक्सपेक्ट करता है। इवन हम लोग जो मिडिल क्लास लोगों की बात करते भी है ना, तो हम लोग भी जब उस पर्टिकुलर एज से गुजरे तो इतने ज्यादा एम्बिशियस नहीं थे या इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। वो एंजॉयमेंट में जा रहा था, ना कि प्लान किया था कि घर बनाएंगे, बंगलो बनाएंगे। तो आई थिंक बैंक्स भी थोड़े से सरप्राइज होंगे, पर्टिकुलरली नासिक के, कि 24 साल का लड़का आया हुआ है और अप्लाई कर रहा है। नहीं, बहुत सारे बैंकों ने रिजेक्ट किया था। मतलब मेरा सैलरी सफिशिएंट था, मैं उस टाइम के टर्म्स में बैठ रहा था। स्टिल समहाउ दे यूज्ड टू रिजेक्ट माय लोन एप्लीकेशंस कि नहीं आपका लोन नहीं हो सकता है। कुछ भी रीजन निकाल देते, कभी एज का, कभी कॉर्पोरेट ग्रेडिंग का, या फिर कुछ भी। मतलब आपका 2 साल का स्टेटमेंट है, 3 साल का स्टेटमेंट चाहिए। और मैंने अकाउंट ही 2005 में क्रॉम्पटन में ज्वाइन होने के बाद खोला था, तो मेरा 3 साल का स्टेटमेंट 2006 में कहां से आता। लेकिन पहले घर वालों से 6 महीने स्ट्रगल, 6 महीने बैंक वालों से स्ट्रगल करके घर तो बनवा लिया। लेकिन और मजे कभी कम नहीं किए। ईएमआई जब मेरा सैलरी 11,000 रुपए था, मेरा ईएमआई 10,000 का था, 10 लाख का लोन था। और 2007-8 में जब इकोनॉमी गिरा तब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए कट होता था और 9,900 रुपए मेरे इंटरेस्ट में जाते थे। तो बाकी तो खर्चे पानी डिप्लोमा से बड़े ही थे, तो वो कैसे कोप अप करे। फिर मैं प्राइवेट प्रोजेक्ट्स लेता था, साइड बाय साइड लोगों के असाइनमेंट, कैड कैम डिजाइनिंग वगैरह करके देता था। अदर देन माय कंपनी जॉब, वो मैं कभी उस फील्ड में बिट्रे नहीं किया, कंपनी के अगेंस्ट में कुछ काम नहीं किया। लेकिन मैंने अलग से कुछ काम करके मेरे जुगाड़ चलते रहे।
वो कोशिश हमेशा थी कि लाइफस्टाइल ऊपर की होनी चाहिए, उसके लिए फिर जितना स्ट्रगल करना पड़ा वो किया, पैसे के लिए किया, लाइफस्टाइल के लिए किया, लेकिन क्या 6 दिन मुझे मस्ती तो करनी है, मजा तो का लाइफ में करना है, बंगलो भी बनाना है, तो बंगलो का ईएमआई भी भरूंगा, हफ्ते में 1 दिन मजा भी करूंगा, और 5 दिन फिर 12 की जगह 16-18 घंटा काम करना पड़े तो वो भी करूंगा। Great. वो हमेशा से था। I was looking at your profile, so I came to know that कि आप मतलब सीजी के बाद भी कई सारे एमएनसीज में काम किया है। तो जब आपका सीजी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और होम टाउन भी था, तो आपको ऐसा क्या मोटिवेशनल फैक्टर था कि आपने फिर दूसरे कंपनीज में भी अप्लाई किया और फिर स्विच किया उधर पे, फिर आप बाहर भी गए, तो वो क्या था? व्हाट वाज योर मोटिवेशन बिहाइंड इट एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन अदर एमएनसीज एंड देन गोइंग आउटसाइड? क्रॉम्पटन में जब काम कर रहा था 2 साल के बाद, जब मेरा मैनेजरियल ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, कुछ रेट्रोफिट के थे, फिर साइट पे जाके उस मीडियम वोल्टेज स्विच गियर में एक बात रहती है, किसी दूसरे का अगर वहां पे पहले से पैनल हो, एक प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का है और हमारी कंपनी का प्रोडक्ट उसके बाजू में अगर लगाना है, तो उसके इंटरलिंकिंग कनेक्शंस करने पड़ते हैं, वो डिजाइन थोड़ा सा टेढ़ा रहता है क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। तो वैसा एक प्रोजेक्ट मुझे मिला शिमला में, दैट वाज माय फर्स्ट आउटडोर ट्रिप फ्रॉम एमएनसी कंपनी। तो कंपनी के फायदे क्या होते हैं, घूमना कैसे मिलता है, वो भी पता चला, बिकॉज वो बद्दी के पास था, शिमला के नजदीक। तो बद्दी गया था, शिमला घूमा, दिल्ली घूमा वापिस आते वक्त, तो वो फायदे भी पता चले, पहली बात। और दूसरी बात, वो जो प्रोजेक्ट था उसकी वजह से एक छोटा सा रिकॉग्निशन मिला मार्केट में कि ये बंदा है रेट्रोफिटिंग का काम अच्छा करता है। उसके बाद फिर और 2-3 वैसे प्रोजेक्ट में बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं। यस, बिजनेस ट्रिप पहला था वो, तो मतलब वो तो अलग खुशी थी। करेक्ट। नासिक और महाराष्ट्र से ज्यादा बाहर नहीं गया था, तो उस टाइम पे दैट वाज माय फर्स्ट ट्रेन जर्नी आल्सो। मैं तब तक मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठा था, तो मेरा क्रॉम्पटन का एक कलीग को मैं लेके गया था, भाई कहाँ पे बर्थ रहता है, कैसे ढूंढना रहता है, सीट वगैरह दिखाओ। सो वो अलग ही एक्साइटमेंट थी, वो सब किया। और उसके बाद एक थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलने लगा, वो 2 साल होने के बाद में, वो प्रोजेक्ट के बाद में। फिर मैंने सोचा यार 2-3 सालों में लोग, मेरे क्रॉम्पटन के कुछ कलीग थे, वो फॉरेन की कंपनी ज्वाइन कर रहे थे और दूसरी कंपनियों में जा रहे थे, तो उनका सडनली बहुत बड़ा राइज होता था। तो मैंने सोचा यार नासिक में ही स्विच गियर इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पे एक आध दूसरा स्विच करके देखते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए शायद से। और हायर सैलरी भी बढ़ाना था और थोड़ी बड़ी पोजीशंस भी चाहिए थी। ये दिमाग में नहीं था कि अपना बैकग्राउंड क्या है, दिमाग में ये था कि अभी अचीवमेंट्स क्या हो चुकी है। और जो पहले बड़ा, हाँ, वो पहले जो फंडा था अपना फर्स्ट जॉब में कि हर 2-3 महीने बाद सीवी अपडेट करो और भेजो, तो वही मैंने वापस 2-2.5 साल बाद जब लोग बाहर के पहचानने लगे तब शुरू किया। तो पहला चांस मैंने लिया एबीबी में, नासिक में ही। तो एबीबी में नासिक में चांस लेने के बाद सब इंटरव्यू वगैरह ओके हुआ, लेकिन फिर से मेरा एक बार एकेडमिक में टांग दे दी। वो एकेडमिक ऐसा था कि उनका कहना था आपको आइदर थ्रू आउट फर्स्ट क्लास चाहिए या फिर एटलीस्ट फाइनल ईयर में फर्स्ट क्लास चाहिए, और अदरवाइज ये नहीं है तो आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए स्विच गियर इंडस्ट्री का। और मेरे पास था 2 साल का एक्सपीरियंस। तो फिर मैं रुक गया, वापिस 2 साल अलग अलग प्रोजेक्ट चलते रहे। फिर एलएनटी का इंटरव्यू हुआ, एलएनटी में फिर से वही एकेडमिक का फंड आया। एलएनटी का क्रॉम्पटन में था तभी इंटरव्यू हो गया, लेकिन मेरा, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह सब कुछ फर्स्ट क्लास ओके, मेरे अचीवमेंट्स के हिसाब से उनको जितना एक्सपेक्टेड था उतना सब था। लेकिन फिर से मेरे एकेडमिक, उनको थ्रू आउट फर्स्ट क्लास भी चाहिए, 10th में भी फर्स्ट क्लास चाहिए, और आपका एलिजिबिलिटी भी 5-6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और मेरे तो फर्स्ट क्लास मुझे हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो कभी ऐसा लगा कि शायद थोड़ा डिप्लोमा में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेनी चाहिए थी? डिप्लोमा नहीं, मैं तो कहता हूं, मैंने जब भी अभी बिजनेस में भी हूं, आई विल सजेस्ट टू एवरीबॉडी कि एकेडमिक्स का पीछा कभी मत छोड़ो। एकेडमिक इज द ओनली थिंग, ये आपका है ना एक सपोर्ट पिलर है, वहां से आप कुछ सीखते नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप वहां से बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन अगर वो मार्क्स जो है ना, आपके ग्रेड्स जो है, वो बाकी दुनिया के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाले को ट्रस्ट, बंदा कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और एग्जैक्टली वो आपका पहला फाउंडेशन पिलर है कि अगर ये है तो बाकी भी भाई ने खुद से अच्छे किया होगा।
तो मुझे वहां पे भी L&T में भी उन्होंने उसकी वजह से मेरा पैकेज फाइनलाइजेशन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा, जस्ट उस एकेडमिक की वजह से, और मैं बहुत डिस्टर्ब था। लेकिन फॉर्चुनेटली लोगों ने मेरे काम की वजह से मुझे याद रखा, और एबीबी ने मेरे जब 5 साल पूरे होने वाले थे क्रॉम्पटन में, उससे बराबर 3 महीने पहले कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला आपका 3 महीने नोटिस पीरियड होगा, 3 महीने के बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, क्या आर यू इंटरेस्टेड नाउ ऑल्सो? बोला वाह निकी, और पूछ और वो भी सैलरी राइज के साथ। तब तक क्रॉम्पटन में भी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ चुकी थी, और घर में भी शादी का वगैरह थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था, तो वैसे भी तो पैसे बढ़ा के चाहिए थे, ईएमआई भी भरने थे। हाँ, थोड़ा बैकलॉग भी बढ़ गया था मजाक मस्ती में। तो एबीबी का मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया, और मैंने 5 साल और 3 दिन का एक्सपीरियंस लेके क्रॉम्पटन छोड़ी, और 5 साल 10 दिन के बाद मैंने एबीबी ज्वाइन कर लिया था। तो एबीबी मेरा 1 साल था। मैं एबीबी में जब ज्वाइन किया तब एक रीजन का मुझे डिजाइन एरिया दिया गया था, तो वहां पे भी सीखने का वो पहला एक्चुअल एमएनसी था, जहां पे बाहर की कंट्री से मुझे इंटरेक्शन मिलता था, और वो नया सीखने की चाह ने वहां पे मैंने फिर गलतियां तो बहुत कर रहा था, लेकिन दोस्तों के साथ सीनियर्स के साथ सीखने की चाह बहुत थी। वो सीखते सीखते फिर वहां पे मैंने कस्टमर कंप्लेंट रिजोल्यूशन पोर्टल करके, वहां पे सीसीआरपी करके एक पोर्टल है, वो जब सीखना शुरू किया तब मुझे पता चला कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं है, उसके पीछे उसकी सर्विस देना भी बहुत जरूरी है। और जो शायद कुछ इंडियन कंपनीज में, या जो हम लोकल लेवल पे छोटी कंपनी, ये सब पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बाद में रिलेट करने वाली मेरी खुद की कंपनी के काम जब मैं बताऊंगा उसके लिए। तो वहां पे मैंने वो बहुत सीखा कि कस्टमर कंप्लेंट एड्रेस करना, कस्टमर की सुनना कितना जरूरी है, और वो बाहर के लोग मार्केट का कितना फीडबैक। इंपॉर्टेंस देते हैं। एग्जैक्टली, मार्केट का फीडबैक और आपके प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकली कस्टमर का फीडबैक, तो वो वहां पे सीखा। 1 साल वहां पे एबीबी में हुआ ही था कि जो 2 साल पहले L&T का इंटरव्यू दिया था, उनका कॉल बैक आया कि हमने मैनेजमेंट से आपका स्पेशल केस अप्रूव किया है, और आपको प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलप, अब तक मैं डिजाइन में था, स्विच गियर में डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये दोनों अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो अब तक क्रॉम्पटन और एबीबी का एक्सपीरियंस मेरा डिजाइन में था। स्विच गियर में R&D का एक्सपीरियंस मुझे मिलने के लिए उन्होंने वो ऑफर दिया कि आप R&D L&T ज्वाइन करोगे क्या? मैंने बोला कि मेरा ये एकेडमिक की वजह से नहीं, बोले स्पेशल केस में आपका अप्रूवल आ चुका है, यू कैन नाउ ज्वाइन। फिर वो नासिक से बाहर था, दैट वाज माय वरीड पॉइंट। मैं नासिक से बाहर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने मलेशिया की एक कंपनी परचेज की थी, वहां का एक्सपोजर, वो लोकेशन सब मुझे वापस बाहर लेके गए। एंड देन आई ज्वाइन इन L&T इन 2011, जनवरी 2011, और फिर 11, 12, 13, 14 सितंबर तक मैं L&T में था। Great. So that was my journey through MNCs. बिफोर वी So- गो अहेड विथ योर जर्नी, मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने बोला था कि अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मराठी टू इंग्लिश का स्विच ओवर बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आपका कैसा लग रहा था जब आपने एमएनसी में कदम रखा? तो ये अपीयरेंस और ये जो इंग्लिश का एक ट्रांजिशन था, वाज दैट इजी फॉर यू कि नाउ यू वर यूज्ड टू इट? नहीं, मैंने वो बिल्कुल आसान नहीं था। जब मैं एमएनसी में ज्वाइन किया, और वहां पे जैसे मैंने बोला, मैंने क्रॉम्पटन में पहले स्टाफ ग्रेड में ज्वाइन किया था, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ग्रेड में जब उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया 2 साल बाद, उसके बाद मेरा ग्रूमिंग के कॉर्पोरेट्स की अच्छी बात है, वो सिखाते बहुत अच्छा है आपको। तो उन्होंने ग्रूमिंग का एक, आपको कॉर्पोरेट में, आप कॉर्पोरेट लाइफ में एंट्री करते हो तो आपका एक ग्रूमिंग का सेशन रहता है 6-7 दिन का, सुपरवाइजरी गाइडेंस सेशन। तो वो एबी में मैंने किया था, क्रॉम्पटन में 6 दिन का था, मुर्शी में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। और वहां पे उन्होंने शेव क्यों रखना है, कपड़े कैसे पहनने, कौन से फॉर्मल्स पे कैसे जूते अच्छे लगते, यहाँ से लेके आपको डिजाइन में क्रिएटिविटी आपकी कैसे बाहर निकालनी है, यहाँ तक 7 दिन के पूरे डे लॉन्ग सेशंस रहते थे। वहां पे रात को हम लोग मस्ती करते थे, वो पार्ट अलग है, लेकिन दिन में वो बहुत अच्छे से सिखाते थे। और 12-13 घंटे के सेशंस रहते थे, कम से कम 12 घंटे तो कहीं कभी कम नहीं हुआ। सो दैट 6 दिनों में मुझे एक इंपॉर्टेंस पता चली कि आपको, जब आप कॉर्पोरेट में हो तो आपका अपीयरेंस कितना मैटर करता है और क्यों मैटर करता है, लोगों के सामने आपका इंप्रेशन क्यों जरूरी है। और उसके बाद इंग्लिश का पूछोगे तो बहुत बुरा हाल था। जब
पहला कॉर्पोरेट मेल लिखना था, तो 2 लोगों से रेफरेंस लिया। एक को मैंने मेल ड्राफ्ट करके पहले भेजा दोस्त को, उससे ग्रामेटिकल स्पेलिंग करेक्ट करवाए। एंड देन मैंने सोचा कि यार नहीं, इसमें कुछ तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैंने एक इंग्लिश लिटरली जॉब ज्वाइन करने के बाद मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का 6 महीने का कोर्स किया था, जहां पे थोड़ा बहुत ग्रामर और प्रोनाउंसिएशंस और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई। और फिर वहां से थोड़ा सा, फिर वो उस टाइम पे रहता है ना, आप एक चीज करने लगो तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें देखते हो, करते हो। तो हॉलीवुड मूवीज उसके साथ आई, उसके साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर आए, फिर जो नहीं समझ रहा है उसको रिपीट देखो, उसके वर्ड्स ढूंढो। तो वो जो 6 महीने थे थोड़े से, और एक साइड जॉब भी चल रही थी क्रॉम्पटन की, और दूसरे साइड ये ट्रेनिंग भी चल रही थी। वो ट्रेनिंग बहुत सारी हेल्पफुल रही मुझे आगे की जर्नी में। सो पराग, ऑलमोस्ट 3 to 4 कंपनीज में जॉब करने के बाद और पूरा एमएनसी में प्रॉपर अच्छी तरह से सब कुछ लर्न करने के बाद, ऐसा कौन सा स्टेज आया या कौन सा ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसने ये सोचने में मजबूर किया कि मेरी खुद की कंपनी होनी चाहिए? सो अल्टीमेटली व्हेन डिड यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ओपनिंग योर ओन कंपनी? एक्चुअली ये थोड़ा इसका स्टार्ट है ना, थोड़ा स्कूल डेज या कॉलेज डेज से बोल सकता हूँ। कॉलेज डेज से शुरू हुआ था। ये मेरा मेन रीजन, पहला रीजन ये हुआ था कि जब मैं कॉलेज में था, तब फाइनल ईयर में हमारे कॉलेज ने एक एंटरप्रेन्योरियल इनकरेजमेंट के लिए एक सेमिनार रखा था। नासिक के ही एक सर थे, चांडक सर, उन्होंने कंडक्ट किया था। एंड उन्होंने एक स्टोरी नरेट की थी। नासिक का अशोका बिल्डकॉन करके एक ग्रुप है, जो अभी बहुत बड़ा ग्रुप है, पूरे वर्ल्ड में उनके काम चलते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो हाउ मिस्टर अशोक कटारिया स्टार्टेड हिज कंपनी, और वो उन्होंने स्टोरी एक हाफ डे में नरेट की थी। वो मेरा पहला पॉइंट था कि यार नहीं, ऐसा कुछ करना चाहिए, खुद का कुछ होना चाहिए। दैट वाज माय फर्स्ट रियलाइजेशन। लेकिन वो इनिशियल स्टेज में था। उसके बाद कॉर्पोरेट में जाने के बाद वो जो मिल रहा था उसी में तो खुशी हो रही थी, घर चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन दूसरा इंसिडेंस क्लिक हुआ जब मैं L&T में था। तब उन्होंने मुझे मलेशिया भेजा था कुछ काम के लिए, 6-7 महीने। तो वहां पे एक ऐसा, वहां पे L&T में, L&T का एक सब्सिडरी कंपनी था टैमको करके मलेशिया में, वहां पे हमें डिप्यूट किया गया था 6-7 महीने के लिए। तो जब पहले दिन गया तो उनका बंदा कोई वहां पे लेने के लिए नहीं है, और हमने खरीदा, L&T ने खरीदा हुआ कंपनी ना, हम लोग ओनर की तरह वहां पे गए थे छाती, अरे हमने खरीदी कोई कंपनी, वहां पे जा रहे काम करने। ऐसा L&T एम्प्लॉय होते तो कंपनी अपने बाप की होती है तो दूसरे की जगह पे जाते हो तो वो चौड़े में वहां पे गए, वहां पे एयरपोर्ट पर उतरे। हमारे पास ना फोन नंबर उन्होंने कुछ बताया था, ना वहां का नंबर था, लेकिन हमारे पास वहां के सिम कार्ड नहीं थे। तो पहला इंटरनेशनल ट्रैवल था, तो ढूंढ के वहां का नंबर मिला। तो उसने कैब वाले का नंबर दिया, तो कैब वाले को फोन करके ढूंढा, उसमें हमारे बहुत सारे पैसे खर्चे हो गए। मैं बोला यार, ये लोग, हमने खरीदी हुई कंपनी, एक गाड़ी नहीं भेज सकते थे एयरपोर्ट लेने के लिए? 30-40 किलोमीटर का तो जर्नी है, ऐसे थोड़ी ना नासिक से 400 किलोमीटर दूर जाना था एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर हमारा लोकेशन था। बोला इन्होंने गाड़ी तक नहीं भेजी। चलो ठीक है, वो वहां पे गए जहां पे हमें रहने के लिए जगह दी थी, वो बिल्डिंग के वहां पे पहुंचे। पार्किंग में उतार के ड्राइवर तो चला गया, हमारे हाथ में लगेज है, कौन सा फ्लैट, कौन सी चाबी, कुछ पता नहीं। वहां पे हमारे जो बंदे थे, जहाँ का लोकल इंडियन वहां पे कुछ जो पहले से गए थे, उनमें से एक का नंबर था हमारे पास, उसको कॉल किया। वो बेचारा हमारे घर पे चाय वगैरह पीने के लिए लेके गया। देन उसने HR से कोऑर्डिनेट करना शुरू किया वहां के लोकल इससे। फिर वो धीरे से HR आया, उसने चाबी दी। बोला बहुत डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा है, हमें एकदम निगलेक्ट किया जा रहा है और जब कंपनी में वहां पे काम करना चालू किया, तो कंपनी के अंदर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता था। सब लोग कोऑपरेटिव, हम लोग सब साथ में काम करते थे। इंडियन, मलेशियन, चाइनीज, वहां पे सब कंट्री से लोग थे, सब अच्छे से काम करते थे। लेकिन कंपनी छूटने के बाद है ना, बाहर कभी कोई कांटेक्ट नहीं रखता था। वो तू तेरा घर में मेरा घर। अभी वहां का कल्चर वैसा होगा या पता नहीं, लेकिन हमें जो आदत थी ना, इंडिया में रहते हैं ना हम लोग, दोस्त लोग कंपनी छुट्टी बाहर गए, थोड़ा टाइम पास किया, मूवी वीकेंड्स पे साथ में, वो कौन से स्टेट का है क्या है हम लोग सोचते नहीं, बस दोस्त बन जाते। तो वैसे वहां पे दोस्त नहीं थे। और जब धीरे धीरे वहां पे फीलिंग चालू हुआ कंपनी के अंदर कि ये लोग है ना हमें थोड़ा इंफीरियर ट्रीट करते हैं। अभी यार हमने खरीदी हुई कंपनी है, ये कंपनी के ओनर इंडियन है, और इंडियन लोगों को ही ये लोग ट्रीट करते हैं कि आप बाहर से आए हो, गरीब हो, ये हो, यहाँ पे कमाने के लिए आए हो। वो थोड़ा चुभने लगा।
फिर जब सोचा तो मैंने यार मैं ना मलेशिया में बैठा था, मेरे मॉम डैड नासिक में थे, और मेरे जो बंगला 2006 में बनाया था खुद के रहने के लिए बड़ा सा, वहां पे मॉम डैड अकेले 2 लोग रहते थे। भाई मेरा मुंबई में था, उसको वहां पे अलग से घर देखना था, मेरा मुझे अलग से जुगाड़ करना था। मैं बोला यार ये थोड़ा डिस्टर्बिंग नहीं हो गया, जो कमाया सब कुछ आज तक जो जमा किया वापिस छूट रहा है, वापिस नया कुछ करने के लिए कमाना पड़ रहा है। वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि यार लोग बाहर अच्छे से ट्रीट नहीं करते, और हम जो कर रहे हैं वो वहीं पे छोड़ के वापिस आगे नया करने के लिए जाना है। तो तब लगा कि यार नहीं, खुद का रहता कुछ नासिक में तो अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, मेरा घर वहीं पे था। मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर ली थी, फिर से घर नहीं बनाना था, फिर से सब कुछ बिठाना नहीं था कैलकुलेशन, और मॉम डैड अकेले नहीं रहते थे, हम सब जैसे पहले साथ में रहते वैसे साथ में रह सकते थे। दैट वाज द मेन ट्रिगर पॉइंट कि नहीं अभी कुछ तो खुद का करना पड़ेगा। फिर वापस इंडिया आया। इंडिया आने के बाद फिर मेरे जो बॉस थे इमीडिएट, ही इज वेरी नाइस गाय, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मुझे पूरे एंटायर। एक्चुअली मुझे हर जगह पे बॉसेस अच्छे मिले, उन्होंने कोऑपरेट किया। मेरी जो भी थोड़ा कॉलेज डेज के हिसाब से कहूँ तो थोड़ी शैतानियां थी कि जैसे वरुण ने बताया कि जूनियर्स को एकदम स्ट्रिक्ट रखना, जब काम चाहिए तभी काम होना चाहिए, वेंडर्स के साथ थोड़ा ज्यादा रिलेशन रखना, थोड़ा सा एक हाथ मेरा आगे रहता था काम करने के लिए। तो वो जो उस टाइम पे बहुत सारे बॉसेस रहते थे कि यार तुझे जितना बोला उतना कर, ज्यादा शान मत बन, ये बहुत सारे बॉसेस का। और मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मुझे हर बार ठीक है तुझे लग रहा है ना ये अच्छा लगे बनेगा तू कर, वो जो सपोर्ट मिलता था उसी सपोर्ट के भरोसे में सर के पास गया। सर बोला ऐसा ऐसा है, मुझे कुछ जम नहीं रहा है अभी, मुझे वापस नासिक जाना है और मैं खुद का कुछ करूंगा। बोले पहले सोच ले। मैं बोला ठीक है सर, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम का फ्रीडम दो। बोले तेरे पास तो पहले से है जो कुछ करेगा सोच समझ के करना। फिर उन्होंने तब मैंने 6-7 महीने थोड़ा सोच के, और उस टाइम पे टारगेट एक ही था, सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए और इससे ज्यादा पैसा कमाना है और नासिक में रहना है, ये 3 ही कैलकुलेशन थे। मुझे क्या करना है वो कैलकुलेटेड नहीं था। लेकिन दैट मलेशिया 6-7 महीना जो रहा, दैट वाज द की पॉइंट कि मुझे अब खुद का चाहिए। हाँ, और एक बेस्ट ट्रिगर पॉइंट हुआ था मेरे फर्स्ट जॉब में। मेरे फर्स्ट जॉब में जब पूना में जब मैं था, उस टाइम पे एक कंपनी, वहां पे सब टाटा वगैरह जैसे बड़ी कंपनियों का वेंडरशिप थी, वो तो एक कंपनी का काम आया हुआ था, और वो जॉब हमसे टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। तो शाम को 6 बजे बॉस चला गया, कंपनी ओनर। 6:30-7 बजे के आसपास मेरा छुट्टी होता था, लेकिन उससे पहले वो कंपनी के लोग आ गए कि हमें रात में कुछ भी करके चाहिए। तो मैं रात को बॉस को फोन किया 7:30 बजे कि ये लोग आ गए, इनको कुछ भी करके चाहिए। तो उन्होंने मुझे थोड़ा फोन पे गाइड किया। तब मेरा एक्सपीरियंस कुछ 4 या 5 महीने का, मेरा एक्सपीरियंस 3 या 4 ही महीने का एक्सपीरियंस हुआ था। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब पुणे में ना, तो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था। और उन्होंने मुझे बोला अभी 2 वर्कर वहां पे है तेरे साथ, वो कंपनी है वहां पे, जो भी है तेरा रिसोर्स। 9:30 बजे उन्होंने मुझे बोला कि इसके बाद मुझे फोन मत करना, जो करना है तो उनसे के साथ कर ले। और वो जो सामने वाली कंपनी थी उनका उन्होंने फोन नहीं उठाया और वो रिलैक्स हो गए। और मैं उस दिन फिर 36 घंटे उनका काम करने के लिए कंटिन्यू, उस दिन 36 आवर कंटिन्यूअसली। उसके बाद मतलब फुल डे काम हो चुका था, 7 बजे काम रात को शुरू किया और उसके बाद 36 घंटा, मतलब नेक्स्ट डे भी फुल था, नेक्स्ट डे नाइट भी फुल था। उसके थर्ड डे मॉर्निंग को उनको जॉब कंप्लीट करके दिया और सब कुछ कंप्लीट करके दिया। और उस दिन एक घंटी बजी कि यार ये ओनर थे तो ये दिन में आके हेल्प करके चले गए, लेकिन एक्चुअल काम मुझे करना पड़ा। तो ये जो इसका सब क्रेडिट भी उनको मिला, बाद में सब कुछ हुआ, क्रेडिट तो अलग बात थी, लेकिन वो जो पीस ऑफ माइंड था ना उनका, यार नहीं तू 9:30 बजे मैं अभी सोने वाला हूँ, तो वो हमेशा मुझे उनको देखने के बाद वो हमेशा मुझे चाहिए था कि नहीं भाई मेरी भी कंपनी ऐसी होगी कि मैं जिम्मेदारी से लोगों को बताऊं और वो जिम्मेदारी से काम करे और वो खुद को सुकून हो रात को घर जाने का तो वो एक हमेशा पिंचिंग रहता था कि नहीं यार हमें भी वैसा, वो सर ने किया था ना वैसा करना है, दूसरा मेरे लिए कोई काम करेगा और मैं घर पे रहूंगा। लेकिन वो कॉर्पोरेट का कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मलेशिया वाला इंसिडेंट ट्रिगरिंग रहा। ओके, सो अल्टीमेटली हम लोग क्या ज्यादातर रहता है हम अपनी जॉब्स करते रहते हैं, बट ये रिस्क उठाने के लिए कभी भी हम लोग खुद भी कुछ ना कुछ जरूर डरते हैं, और हमारी फैमिली से भी हमेशा इस बात का सपोर्ट नहीं रहता है कि जॉब छोड़ के कुछ अपना ही स्टार्ट करने के लिए आगे आए।
तो जब ये पर्टिकुलरली आइडिया आ गया कि ठीक है मुझे अपनी खुद की कंपनी ओपन करना है, तो फैमिली की तरफ से क्या फर्स्ट रिएक्शन था, और उसके बाद फर्दर फाइनेंसेस या पैसा वगैरह का कैसे जुगाड़ हो पाया अल्टीमेटली? इसके बारे में बताने के लिए थोड़ा सा बिजनेस के बारे में पहले बताना चाहूंगा। ये जो मैं Okay. बता रहा हूँ ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन ये सही रास्ता नहीं है, ये मुझे बाद में जाके पता चला। सो मैं पहले मेरी स्टोरी बता देता हूँ और उसमें गलतियां क्या क्या हो बाद में बताऊंगा। जब मैंने मलेशिया से वापस आने के बाद वरुण से मुलाकात हुई, फिर हम अच्छे दोस्त बने। देन वरुण लेफ्ट फ्रॉम देयर, और सडनली उसके बाद मैं जब सोच रहा था कि मुझे अभी कुछ तो अलग करना है, खुद का करना है, तो उसके लिए ढूंढ रहा था। तो मेरे एक पुराना दोस्त मिला। दोस्त तो हमेशा मैं कनेक्ट में था, इसलिए तो दोस्त काफी है मेरे। तो एक दोस्त का फोन आया कि मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा हूँ। पिछले साल मैंने लगभग 2-2.5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं सोलर के, लेकिन ये मैं दूसरों को ऑफलोड करता हूँ, तो आर यू इंटरेस्टेड? मैंने सोचा यार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा एश्योर्ड है, लेकिन कब मिलेगा पता नहीं। तो मैंने बोला भाई मुझे वो कॉर्पोरेट वाला थोड़ा सा ये था ना कि कैलकुलेशंस पीछे चाहिए करके कुछ भी करने से पहले। तो मैं गया, साइड देखी, उसके वर्क ऑर्डर्स देखे, जहाँ जिस डिपार्टमेंट से उसको वर्क ऑर्डर्स मिले थे वहां पे गया। फिर आई डन माई होमवर्क ऑल्सो कि ये कहाँ पे इसके अप्रूवल्स मिलते हैं, क्या रहता है, एमएनआरई क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, कौन कौन से ये है, तो वो सब चीजें देखी। तो लेकिन सडनली 3-4 करोड़ का काम मैं करूंगा कैसे? तो उसको बोला भाई मैं पार्टनर बनता हूँ तेरे साथ, टेक्निकल में देख लूंगा, फाइनेंशियल ऑर्डर लाना सब तो देख लेना। बोले ठीक है, 50-50 पार्टनर। तो जब हमने एक्चुअल काम शुरू किया, बोले देख भाई अभी 3-4 करोड़ का काम है, लेकिन तू कुछ भी नहीं डालेगा तो तेरा जॉब की तरह हो जाएगा, तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट कर। तो मैंने घर पे बोला मैं अभी जॉब छोड़ रहा हूँ और अभी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पहली बात तो पापा का रिटायरमेंट हो चुका था, वाइफ उस टाइम पे बच्चा मेरा छोटा था, तो शी वाज नॉट अर्निंग दैट टाइम, और मैं भी मलेशिया से जस्ट इंडिया आया था, तो स्विचिंग ट्रांजिशन वगैरह ऐसा ही था सब कुछ। भाई मुंबई में था, उसका भी घर वगैरह होना बाकी था, और ले दे के एसेट अपना एक घर था बस, बाकी सेविंग्स तो उसकी ईएमआई और मेरे मजे में खत्म हो चुकी थी। तो बहुत कुछ पैसा हाथ में नहीं था, लेकिन अपॉर्चुनिटी समय हमने अनाउंस किया घर में कि मैं जॉब छोड़ने जा रहा हूँ। यस, उस टाइम पे मैंने अनाउंस किया, और अनाउंस करने के बाद पहला रिएक्शन वाइफ का था कमाल हो गया ना। बोला हाँ। पापा का रिएक्शन था कुछ भी, तेरी उम्र रही क्या? मतलब मैं तभी उनके लिए बूढ़ा हो चुका था। 8-10 साल कॉर्पोरेट में काम किया है, अब कहाँ तू झुकेगा खुद का काम करने के लिए? मैं बोला झुकूंगा, कर लूंगा। बोले पैसे का कैसे करेगा? बोला सब कर लूंगा। तो एक महीना भर उन्होंने आनंद वानंद चला थोड़ा बहुत कि ये नहीं करना चाहिए, हमारा ये सेटल्ड है, अच्छा जॉब है, तब सैलरी भी काफी बढ़ चुकी थी, तो मतलब सेटल्ड है, क्यों रिस्क ले रहा है? बोला नहीं मुझे नासिक आना है। बोले फिर नासिक में दूसरा जॉब ढूंढ ले। मतलब नहीं अभी जॉब नहीं करना है, अभी खुद का कुछ करना है। तो बहुत सारा 2-1.5 महीने तक डिस्कशन होने के बाद तो फिर मैंने अल्टीमेटली अनाउंस कर दिया कि मैं पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैंने जॉब छोड़ दिया और सीधा कंपनी में जाके रिजाइन कर दिया। मैं बोला करूंगा नहीं तो जिंदगी में होगा नहीं, दुनिया से परमिशन लेते रहूंगा तो कभी नहीं होगा। डेयर किया और सीधा जाके रिजाइन करके आ गया। तब पता चला कि लोन लेने के लिए आपको सिक्योरिटी लगेगी, और सिक्योरिटी के लिए आपका स्पेसिफिक इनकम दिखाना पड़ेगा। तो फिर वो अप्रूव होने से पहले फटाफट लोन के लिए अप्लाई किया, मॉर्गेज लोन किया घर के ऊपर, 20 लाख का 30 लाख का लोन किया। उसमें से 6 लाख तो पहले होम लोन ही जो बाकी था उसमें कट गए, थोड़ा कुछ 1 साल भर घर चलाने के लिए घर में दे दिए, और बाकी लगभग 21 लाख लेके मैं बिजनेस में शुरू किया। जो पार्टनर का एक्सपेक्टेशन था 40-50 लाख डालो, उतना नहीं कर पाया, लेकिन उसने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। और फिर वो वैसा लोन से लिया हुआ इन्वेस्टमेंट मैंने बिजनेस में डाला था। ओके, दैट वाज माय स्टार्ट। अल्टीमेटली जब ये रिस्क ले रहे थे आप कि आपने लोन लिया या फिर आपने ऑलरेडी जॉब छोड़ दिया है और अब फर्दर एक न्यू इन्वेस्टमेंट करके नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो माइंड अल्टीमेटली उस समय आपका क्या बोलता था कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो क्या करने वाला हूं मैं? और या फिर आपका माइंड पहले से प्रिपेयर था कि अगर मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में काफी सक्सेसफुल रहा हूं और मैंने अब तक जितना सीखा है उसको मैं अगर
इस बिजनेस में, अपने बिजनेस में लगाऊंगा तो मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल रहने वाला हूँ। तो क्या था अल्टीमेटली माइंड में कि अगर फेलियर हो गया तो क्या होगा, या फिर पता था कि मैं सक्सेसफुल होने ही वाला हूँ? नहीं, एक्चुअली स्कूल और कॉलेज के एक्सपीरियंस के बाद है ना, जब जॉब मिलने में दिक्कत रहती थी तब बड़ा नर्वस रहता था, मैं शाय था, तब मुझे फेल्योर का बहुत डर रहता था। लेकिन कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ते वक्त जब जिस तरीके से मेरे प्रमोशंस हुए और जिस तरीके से मुझे बड़ी कंपनीज में जॉब ऑफर हुए, और आफ्टर ऑल हर्डल, मेरा एजुकेशन उतना स्ट्रांग नहीं था, फिर भी 1 साल बाद 3 साल बाद कंपनियों ने मुझे वापस बुलाया, तो उसकी वजह से ना एक थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो, कि वो बूस्टेड था कि यार ये नहीं तो कुछ तो कर लेंगे। और दूसरा, पहले बार जब लोन लिया था तब भी सैलरी कम थी, होम लोन जब मैंने किया था तब भी मैंने मेरे खर्चे चलाने के लिए कुछ ना कुछ बाहर से काम करके अपने पेट के लिए इतना तो कमा ही लिया था, तो वो एक कॉन्फिडेंस था कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ये डर कभी नहीं लगा कि ईएमआई नहीं भर पाएगा। ये डर कब लगा, जब गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हुई और झटके बैठने लगे बिजनेस में। एक लगभग मैंने सितंबर 2014 में बिजनेस शुरू किया था और दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ, मतलब झटका नहीं बैठा, कुछ सब स्मूथ चल रहा था। 2015 में भी मार्च अप्रैल मई जून तक सब ठीक चला था। जून के बाद जब धीरे 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 सिचुएशन वर्सन होने लगी, तब वो थोड़ा समझ में आ गया था कि परिस्थिति गंभीर है। लेकिन फिर किया, मतलब मेहनत से हो जाता है। तो इनिशियल लोन लेते वक्त डर नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं लगा था। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस को वो ले लिया था मैंने, जंप ले ली थी। आपका जब भी आपने ट्रांजिशन किया था, तो ऑब्वियसली एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हमारे पास नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रहता है। वी आर जस्ट यूजिंग आवर माइंड, आवर इंफॉर्मेशन, आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बट जब हम बिजनेस में जाते तो हमको एक्चुअली ABCD भी नहीं मालूम रहता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। ये सब का इंफॉर्मेशन कैसे लिया और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले कि इट वाज ऑलवेज विद द फ्लो? नहीं, ये फ्लो के साथ बिल्कुल भी नहीं आता है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया, 20 लाख 21 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और हमने सोलर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग का हमने प्लानिंग किया था। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हर साल होता था, उस रेट कॉन्ट्रैक्ट में आप पार्टिसिपेट करना है और जो रेट अलोकेट होंगे वो अगर एक्सेप्ट होंगे तो हम काम कर सकते हैं पूरे स्टेट में। तो हमने वो रेट एक्सेप्ट किया। उसके लिए प्रीवियस क्राइटेरिया रहता है, ऑफकोर्स एक्सपीरियंस, जो पार्टनर की फर्म में था एक्सपीरियंस, और उसमें ये भी रहता है आपका टेक्निकल बैकग्राउंड। तो जो मेरे पास था, मैंने सब प्रोडक्ट वगैरह टेस्ट करवा लिए थे CPRI से वगैरह, जो मुझे स्विच गियर में सीखने को मिला था। सो वो रेट कॉन्ट्रैक्ट मिलने में हमें बहुत टाइम गया। मतलब वो जनरली मिलता है फाइनेंशियल ईयर का जून जुलाई के आसपास मिल जाता है। लेकिन मैंने सितंबर में जॉब छोड़ी थी और नवंबर, हमने जून से ट्राई, में जॉब छोड़ने से पहले उसमें कोशिश में था, तो सितंबर में जॉब छोड़ने के बाद नवंबर दिसंबर तक वो रेट कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं था। तो थोड़ा सा पैनिक मोड था कि अभी काम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो रेट कॉन्ट्रैक्ट वाज द मेन बेसिस टू गेट अ वर्क। सो उस टाइम पे मेरे पास अकाउंट में पैसे थे, काम मिला नहीं था, तो जो लोन किया था वो खर्चा नहीं हुआ था। देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर एन रेगुलर बिजनेस मोड, कि हम सोलर वाटर हीटर बनाएंगे और वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे अदर देन गवर्नमेंट। हमने प्लान शुरू करते हुए गवर्नमेंट का प्लान किया था, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये मुझे आइडिया आया कि मैं डोमेस्टिक में काम करूंगा। और मार्केट सेल्स इसका कुछ भी नई नॉलेज नहीं होते हुए भी हमने 18 लाख उसमें इन्वेस्ट कर दिए 20 लाख में से मैंने, और एक 100 वाटर हीटिंग सिस्टम बना दी, और फिर मैं मार्केट ढूंढने के लिए चला गया। तो मार्केट ढूंढने के लिए गया, लेकिन मार्केट बिजनेस बिल्कुल आसान नहीं है, और फाइनेंसेस तो उससे मुश्किल। जब मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट चीज बनाने में डाल दी, तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक रहता है आपका, वो कस्टमर ढूंढने के लिए आपको भी खर्चा आता है, वो खर्चा मेरा निकलना बहुत मुश्किल था। और उस टाइम पे कस्टमर नहीं ढूंढ पा रहा था, पैसे तो खत्म हो चुके थे, और इधर इतना सारा मटेरियल 18 लाख का मटेरियल बन के पड़ा था, गवर्नमेंट का रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। तो बहुत मुश्किल वाला टाइम 2-3 महीने निकाला, बेचने की कोशिश की, वो बेच नहीं पाए खुद के नाम से। फिर उसी टाइम लकीली रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और हमने पहले कुछ वर्क ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए। तो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में ना बहुत सीधी बात रहती है, उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए रहते हैं,
उस चीज की प्राइस भी रहती है, और वो मार्केट के हिसाब से ही प्राइस रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें कोट करती है, तो हमें उसी प्राइस को एक्सेप्ट किया, तो हम भी उसमें कंफर्टेबली बना लेते हैं। तो पहले ही साल हमने लगभग 1,20,00,000 का टर्नओवर किया, तो हम लोगों का इनिशियल क्रंच जो Nice. पैसों का क्रिएट हुआ था वो खत्म हो गया है। 1 करोड़ का पहले टर्नओवर पहले साल में करना है वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। और हमने काम भी बहुत स्मूथली किया, 40-50 लोगों की टीम लगाई, फटाफट 15-20 दिन में काम खत्म किया। तो वो सब सीखने की जरूरत नहीं गिरी, लेकिन ये सीखने की जरूरत कब गिरती है, जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और जो फाइनेंसेस मेरे बाद में वीक होने लगे, उस बिजनेस में गवर्नमेंट चेंजेस होने की वजह से मैंने सोलर का बिजनेस छोड़ा। फिर मुझे पता चला कि यार ये सब चीज कैश फ्लो मैनेजमेंट जिसे बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं, वो सीखना बहुत जरूरी है। और जो मैंने की वो बहुत बड़ी मिजरेबल गलती थी, जिसकी वजह से अगर कोई वीक हार्टेड पर्सन होता तो शायद अपना सब कुछ गवा बैठता। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और बिना कैश फ्लो और पैसे सीखे बिना वो कभी भी बिजनेस में नहीं उतरना चाहिए। तो मैंने वो बाद में नासिक में एक इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, 1 साल का कोर्स है, तो वो कोर्स ज्वाइन किया। वहां पे कुछ सीएस उन्होंने ये नहीं सिखाया कि आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसा करना है, लेकिन आप एक किस तरीके से सीख सकते हो, कैसे करना चाहिए, वो इंटर मैनेजमेंट उन्होंने सिखाया। फिर उसमें जो चैप्टर से कैश फ्लो मैनेजमेंट, सीए से कैसे कंसल्ट, सीए सिर्फ हमारे आईटी रिटर्न भरने के लिए नहीं है सीए बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आप वैसे कैबल सीए के पास जाओ, ही गाइड यू वेरी वेल विथ योर फाइनेंसेस, विथ योर नंबर्स, और फिर वो नंबर्स पढ़ना सीखो। और वो बताएंगे नहीं, रेडीमेड रास्ता कहीं पे नहीं मिलता है, वो हमें सिखाते हैं, हमें वो सीखना है। और वो सीखने के बाद इम्प्लाई जब करते हो तब आप उस पोजीशन पे आते हो कि आप सही में प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हो। वो पता चलने के लिए मुझे 4 साल लगे। 4 साल, 60 लाख का लोन, उसके बाद वो सब पता चला। लोन बाद में काफी बड़ा वो अलग बात है, लेकिन अभी स्टेबल हूँ। ग्रेट। सो पराग, जैसे आपने बोला कि जब आपने पहला कंपनी छोड़ा उसके बाद काफी दूसरे वेंचर्स में जैसे सोलार एनर्जी में डाला और काफी रिस्क भी लिया, मतलब आपके पास जो एसेट थे उसको भी दांव में लगा दिया और आपके पास इनकमिंग कुछ नहीं है, बेसिकली जो था उसको भी दांव में लगा के आपने किया और फिर आप यहाँ तक 1 करोड़ का टर्नओवर तक पहुंचे उसपे। तो मुझे ये मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये आपका 2015 का था, लेकिन हाँ, 1 करोड़ का आपने टर्न 2015 में था। फिर आप का जो एक्सपीरियंस भी है बेसिकली स्विच गियर इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में था, और अभी अगर हम बात करते हैं इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन की, तो उसमें आप जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जैसे रिलेटेड इक्विपमेंट्स, सो ये आइडिया किधर से आया, मतलब आपने क्या मतलब मार्केट कहाँ से आपने देखा कि अगर आप इसमें ही जाओगे तो आपको मार्केट मिलेगा, मतलब इसके पीछे का क्या, कितना हार्डवर्क, क्या वर्कआउट है? इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं मैं कि अल्टीमेटली ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का आपने इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन नाम रखा, तो इस नाम के पीछे भी क्या आइडिया है उसको भी शेयर करेंगे क्या? बहुत इंटरेस्टिंग, इसका जवाब थोड़ा लंबा होने वाला है। कोई इशू नहीं है, हम लोग रेडी हैं। बोर ना हो जाओ मेरी स्टोरी सुनते सुनते, इसलिए पहले ही बता दिया। एक्चुअली कुछ सीखेंगे। ये जब मैंने इन्फिनिटी पहला जो मेरा सोलर का वेंचर था उसका नाम पलाश सोलर था, मेरे पार्टनर का जो बेटा है उसके नाम पे हमने रखा था वो। और वो पार्टनरशिप थी हमारी, दोस्त हम आज भी अच्छे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट रूल्स बार बार चेंज हुए उसके वजह से बहुत फटका बैठा। पहले साल हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट था, तो रेट कॉन्ट्रैक्ट में हमने 1 करोड़ का टर्नओवर किया, बहुत खुश थे। नेक्स्ट ईयर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी गवर्नमेंट आई और उन्होंने रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करके ई टेंडरिंग सिस्टम शुरू कर दिया। अभी ई टेंडरिंग सिस्टम में ऐसा रहता है, आपको एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बड़े टेंडर भरने। तो
और 1 करोड़ का काम करने के बाद हमें 5-10 लाख के टेंडर में इंटरेस्ट नहीं था, या आप बोलो थोड़े से हवा में उड़ गए थे हम लोग। दूसरा था 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कंसेक्यूटिव 2 साल आपको उतना करोड़ का टर्नओवर चाहिए। और छोटे काम एक डिस्ट्रिक्ट में आप अगर दूर जाके, अगर मैं नासिक में बैठा हूं और मुझे 10 लाख का टेंडर मिलता है मुंबई में या बोलो नागपुर में, तो काम करना बड़ा मुश्किल रहता है। और एक सिटी में छोटे टेंडर्स कम निकलते थे, तो हमें काम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो गवर्नमेंट पॉलिसी, वो पहली पॉलिसी का मुझे फटका बैठा, तो हम गवर्नमेंट बिजनेस में जो थे उसमें से धीरे धीरे करके 2 साल के अंदर बाहर हो गए। पहले साल 1 करोड़ का टर्नओवर, दूसरे साल 30 लाख का, तीसरे साल में 0 टेंडर्स, क्योंकि तब तक हमारा एक्सपीरियंस ही उतना एक्यूमुलेट नहीं हो पाया था। फिर मैंने छोटी एक होमलाइट डिजाइन दिमाग था ही, सोलर का एक्सपीरियंस भी हो चुका था, तो मैंने डोमेस्टिक के लिए एक छोटा सा होमलाइट सिस्टम डिजाइन किया, जो रूरल एरियाज में या बोलो ट्राइबल एरियाज में बहुत सक्सेसफुल रहा। उसमें ऐसा था कि 2-3 वाट के एलईडी लाइट एक सस्ती वाली छोटी सी 150-200 रुपए की बैटरी पे 11 घंटे चलते थे। और जो ट्राइबल एरिया था वहां पे भालू वगैरह रहते, तो उनको घर के बाहर पूरी रात भर लाइट चलाना रहता था, तो वहां पे वो बहुत सक्सेसफुल रहा वो। तो फिर वहां पे ट्राइबल एरियाज का एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, वहां का नेटवर्किंग अलग रहता है। तो मैंने वो नेटवर्क बनाया, नासिक के आजू बाजू ट्राइबल एरिया काफी था, त्र्यंबकेश्वर, जवार, हरसूल वगैरह साइड में। तो नेटवर्क मैंने बनाया, वहां पे अच्छा बिजनेस किया। वहां पे मैंने पहले ही साल लगभग 40 लाख की सिस्टम्स मैंने दी। तो वहां पे कैसे रहता है, आप है ना इमीडिएट पैसे गवर्नमेंट जैसे पूरा पैसा आपको एक साथ मिलता नहीं। आप ट्रेडर को, वहां के लोकल जो नेटवर्किंग पर्सन रहता है उसको आप सिस्टम्स देते हो, और वो कलेक्शन करता है वो ट्राइबल पीपल से। इस हफ्ते 100 रुपए, अगले हफ्ते 100 रुपए, क्योंकि वहां पे पर हेड अर्निंग बहुत कम है। तो वो मुझे 50% एडवांस देता था, बाकी पैसे से टुकड़े में देता था। तो उसी टाइम पे अपने मोदी जी ने नोटबंदी करवा दी, और ट्राइबल लोगों का उन्होंने नोट चेंज करने के लिए, या बोलो वहां पे उस एरिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैंक रहता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट बैंक वहां पे था, एनडीसीसी जैसे बोलते हैं। और उस बैंक में कुछ फ्रॉड की वजह से वो बैंक का ट्रांजैक्शन ही बंद हो गया। और मेरे जितने भी ट्रेडर्स थे उसमें से 5 जो मेजर ट्रेडर्स थे, पांचों लोगों के बहुत सारे पैसे उसमें अटक गए, और अल्टीमेटली मेरे पैसे भी बहुत सारे अटक गए उसमें। तो वो बिजनेस भी बहुत मुश्किल में गिर गया। 40 लाख आने थे हाथ में, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं बची थी, अब करना क्या है। और उनके आने के कुछ चांसेस भी नहीं दिख रहे थे। नोटबंदी के हमने भी देखे इम्प्लीकेशन बहुत दिनों तक थे, लगभग 6-7 महीने तक। तो मेरे वो पैसे निकले 1.5 साल में, टुकड़ों टुकड़ों में, कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 10,000 भी आए, ऐसे आते आते निकले वो। लेकिन जिसका कुछ मुझे बेनिफिट नहीं हुआ बिजनेस में, बिजनेस तो मेरा पूरा वहां पे अटक गया। फॉर्चुनेटली उस टाइम पे सोलर के लिए और बाकी चीजों के लिए मैंने कुछ मशीनरीज खरीद के रखी थी, जैसे वेल्डिंग मशीन है, छोटी बेंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन वगैरह ऐसा। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग, तो आप ये करके आ जाइएगा, आप हमारे लिए वेंडर बनिए, ओईएम करके। तो ये ओईएम जो था उनके लिए कि वो मुझे प्रोडक्ट बताएंगे कि ये हमें बनाना है, और मैं उनको उनके डिजाइन के हिसाब से बना के दूंगा। तो मेरा जो स्विच गियर वाला डिजाइन और R&D का एक्सपीरियंस था और इलेक्ट्रिकल डिजाइन का एक्सपीरियंस था, वो यहाँ पे काम आया। फिर मैंने उनके लिए तो फिर मैंने उनके लिए प्रोडक्ट बनाना शुरू किए, प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू किए। उन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया था कि हर महीने आपको कम से कम 3 लाख का एश्योर्ड सेल्स देंगे हम लोग। आप पहले 3 महीने के लिए प्रोडक्ट डेवलप कीजिए, पहले 3 महीने नहीं रहेगा, उसके बाद में हम आपको एश्योर्ड बिजनेस देंगे। तो मैंने उनके दोस्त ही थे, तो रिटर्न पेपर ऑन पेपर कुछ था नहीं, तो मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया। फिर उसके लिए अलग से मैन पावर हायर की, मशीनरी तो थी, लेकिन मेरा जगह जो पहला सोलर का था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर पे नया जगह ढूंढा, इन्वेस्टमेंट किया, और लगभग 1.5 साल में उनके लिए काम करते रहा, प्रोडक्ट डेवलप करते रहा। और वो बिजनेस का थोड़ा सा स्लो है, ये है करके उन्होंने हमेशा प्रोडक्ट डेवलप करते रहे, लेकिन मुझे 3 लाख का पर मंथ मिला नहीं। 1.5 साल में मुझे 8 लाख का बिजनेस सिर्फ मिला, लेकिन उसके चलते मैंने लगभग 10 लाख का लोन एक्वायर कर लिया, बिकॉज रेंट था, लोगों की सैलरीज थी, मटेरियल लाता था, उनको प्राइस कम देनी थी, उनको कंपटीशन में रहना, क्योंकि वो मेरे से बना के लेते थे। थर्ड पार्टी हो गया ना, 2-3 ये हो गए, चैनल बढ़ गया, तो प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रखने के लिए वो सस्ते में बनाने पड़ते थे।
और सडनली एक दिन मुझे पता चला कि दे हैव स्टार्टेड देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग विद द ओल्ड माय वन ऑफ माय एम्प्लॉय लेफ्ट फ्रॉम माय साइड. सो दैट वाज वेरी क्रूअल शॉक टू मी कि यार मैंने इतना सब कुछ सपोर्ट करके इनके लिए 1.5 साल 10-12 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आज वापिस, और उस टाइम पे वापिस लोन मुझे बढ़ाना पड़ा. फिर उस चक्कर में मेरा मॉर्गेज लोन जो पहले 30 लाख था वो 40 लाख हो गया. और लोगों का कुछ बाहर के मटेरियल सप्लायर्स थे उनका भी थोड़ा कर्जा बढ़ गया था. लगभग 45 लाख का कर्जा मेरे पे उस दिन आ गया था. एंड दैट वाज माय सेकंड शॉक आफ्टर सोलर में. पहला गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर नोटबंदी, और ये थर्ड शॉक जो था इसमें मुझे सिखाया कि ऑन पेपर भाई आप बहुत पक्के रहना चाहिए. आप जो भी काम करते हो, जो भी वर्क ऑर्डर छोटा भी काम लेते हो तो उसको पीओ लो और पक्के रहो. तो उसने मुझे सिखाया. वो ये हर स्टेज में अलग है. गवर्नमेंट पॉलिसीज पे वॉच रखो, जिससे पैसे लेने हैं वो 50% एडवांस दो, 50% एट द टाइम डिलीवरी लो. नोटबंदी ने सिखाया. बाद में ये जब आप सुन पा रहे हो ना मुझे? यस यस डेफिनेटली. हाँ. तो नोटबंदी ने सिखाया कि आप पहले पेमेंट्स क्लियर रखा करो तो आप अटकोगे नहीं. फिर ये तीसरा झटका जब उन्होंने दिया, दैट टाइम आई हैव लोन ऑफ ऑलमोस्ट 40 lakhs बैंक लोन और 5 लाख लोगों की उधारी. इनके पास से काम बंद हो चुका है, मेरे पास लिएबिलिटी है. 4-5 वर्कर थे उस टाइम पे, उनका सैलरी, रेंट और ये सब, मतलब और काम पूरा बंद. दैट वाज जनवरी 2019. फिर मैं पूरा, मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट कोलैप्स कि यार कुछ नहीं हो सकता अभी, ना मेरे पास काम है, ना कुछ आइडिया है, ना कुछ है. एंड दैट टाइम आई वॉज डूइंग दैट कोर्स जो E3 मैंने आपको पहले बोला था, इंटरप्रेन्योरियल कोर्स कर रहा था. हाँ, इंटरप्रेन्योरशिप कोर्स. तो वहां पे मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन मिला कि यार जब आप जितना चाहते हो जिस चीज को वो आपको मिलेगी. जो डर आपके मन में बैठता है वो डर ही आपको मिलेगा. आप अगर कुछ अच्छा सोचते तो अच्छा मिलेगा. तो मैंने खुद को टाइम देने का सोचना ये था कि सही में मुझे बिजनेस ही करना है या मैं जॉब में ही ठीक था. क्या मैं बिजनेस के लायक नहीं हूँ? 3 बार फटके खा चुका हूँ, लोन बढ़ा चुका हूँ, ये सही में सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं. तो मैंने जनवरी के बाद जनवरी, मुझे दिसंबर एंड में पता चला. जनवरी में मैंने थोड़ा मैन पावर कट ऑफ किया. सैडली मैं पहली बार मैंने किसी को काम से निकाला था. वो बहुत मतलब पेनिंग मोमेंट था. मैंने कभी किसी को, आज तक कभी भी मैंने किसी को फायर नहीं किया है, वो एक इंसिडेंट छोड़ के. दैट वाज द वेरी क्रूएल टाइम. तो मैंने फरवरी में और मार्च एंडिंग तक पूरा सोचा. मेरे मार्च एंडिंग का मेरा बैंक बैलेंस था 8,000 रुपीज. और अप्रैल का मेरा EMI भरना था ऑलमोस्ट 46,000 का. लड़कों का सैलरी था और जगह का रेंट था. मैं एकदम कि क्या करूं. तो मुझे एक दोस्त ने छोटा सा फैब्रिकेशन का, वेल्डिंग मशीन था तो फैब्रिकेशन का काम दिया. मैं बोला चलो इससे शुरुआत करते. अब क्या करे, वो तो तभी भी दिमाग में पीछे चल ही रहा था. तो लड़कों को 4-5 दिन जमेगा और उनका सैलरी निकलेगा, इतना काम मिल गया. उस पे उनको मैंने काम देके 4 दिन मैंने घर पे जाके शांति से बैठा. आप क्या क्या कर सकते, पॉसिबल वेज आउट क्या है. एक तो वापस जॉब पे जा सकते हैं. दूसरा, जो हमने सोलर में या इसमें सीखे उसी बिजनेस में जो हमारा मार्केट है उसमें देख के कर सकते कुछ आगे. मार्च में जब वो काम लिया दोस्त का फैब्रिकेशन का, दैट टाइम 4 दिन घर पे बैठा, सोचा कि अभी क्या कर सकते हैं. अकाउंट में 8,000 रुपए थे. और थोड़ा जो ये पिछले 2 महीने में मार्केट रिसर्च किया था उससे ये पता चला था कि लैब इक्विपमेंट में जो है, जो मेरे वो दोस्त कर रहे थे जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया था या अपॉर्चुनिटी ये सिखाई थी, वो जो कर रहे थे वो एक इंस्टीट्यूशनल सेल था. और इसमें अगर हम कुछ क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करें तो इसमें काफी सारा अच्छा मार्केट है. क्योंकि आज भी लगभग 40% इक्विपमेंट है इम्पोर्ट होते हैं हायर लेवल्स में जो लगते हैं. सो वो अगर कर पाए हम लोग तो अच्छा होगा. तो लेकिन एक्सपीरियंस तो पहला इंस्टीट्यूशनल या छोटे जो चीजें लगती है उसका था. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. लेकिन फिर अभी इसका मार्केट कहाँ पे करे ये नहीं पता था. तो उस मार्केट के लिए इंडिया मार्ट पे रजिस्टर किया सबसे पहले. और इंडिया मार्ट से थोड़ा सा एक इंक्वायरी मिलना शुरू हुआ. तो पहला काम मुझे सुला वाइन्स का उस इंक्वायरी के थ्रू आया. और पहली बार मैंने जिंदगी में जान लगा के मार्केटिंग की. मतलब अप्रैल में मुझे वो इंक्वायरी मिली थी. इंडिया मार्ट पे रजिस्टर होने के लगभग 2 हफ्ते बाद इमीडिएट इंक्वायरी मिली थी. और ऑर्डर अगस्त में फाइनलाइज हुआ. लेकिन मैंने फिर उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा. और दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल मार्केटिंग.
और बीच में इंडिया मार्ट पे था ही, छोटे मोटे काम मिलते थे, लेकिन उनका काम करने के बाद पता चला कि क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स की इस फील्ड में कमी है। सो देन आई डिसाइडेड कि इसी में काम करेंगे, और इन्फिनिटी नाम उसी वजह से रखा कि मुझे बहुत कम मिला है बिजनेस में आज तक जो भी मिला है, अब इन्फिनिटी चाहिए हमें लाइफ में। एंड दैट इज द लोगो केम इन, कि आदमी है, पूरे हाथ खोले हुए है और पैर उसके इन्फिनिटी की तरह साइन में है। सो दैट वाज द विजुअलाइजेशन कि अभी यही करना है और ऐसे ही करना है। एंड स्टिल दैट जर्नी इज गोइंग ऑन आफ्टर, अब ये 2 साल बराबर हुए हैं, 2 साल और ये मई का 1 महीना एक्स्ट्रा, 2 साल 1 महीने में क्वालिटी लेवल पे जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो दिस मंथ आई एम मैन्युफैक्चरिंग फॉर अजंता फार्मा क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी ओवन फॉर एक्चुअल फार्मा इंडस्ट्री, एंड दिस इज माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू फॉर एन क्वालिटी प्रोडक्ट। अब तक मैंने फार्मा इंडस्ट्री में उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं बनाया है, लेकिन जो 2 साल में बनाए काफी क्वालिटी के ही बनाए, लेकिन जो मैं एक्सपेक्टेड हूँ कि 40% जो बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है उस लेवल के जो प्रोडक्ट बनाओ, उसका पहला स्टेज अभी इस मंथ में आ रहा है। सो 2 साल लगे इस स्टेज पे आने के लिए, लेकिन पराग, ऐसे मैंने so इन्फिनिटी marketing- कॉर्पोरेशन और ये पोजीशन पे पहुंचा। ओके, सो पराग, मार्केटिंग तो हो गई और हम लोगों को सुलावाइन जैसा कस्टमर भी मिला। सो फर्दर और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड मैंने जैसा कि पढ़ा है कि आपके पास बिट्स पिलानी जैसे कुछ अच्छे कस्टमर्स भी हैं, तो बाद में हमारी एडवर्टाइजमेंट्स को लेके क्या स्ट्रेटेजी रही? यस, आपने इंडिया मार्ट के थ्रू आपको ऑर्डर्स जरूर मिले, बट फर्दर आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स की? मैं 100% स्ट्रेटेजी तो यहाँ पे वीडियो पे उतना खुल के नहीं बता पाऊंगा, बट एक चीज एकदम क्लियर है कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक लोगों को लगते हैं। तो जैसे कॉमन लोगों को ये मेरे जो, अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे, तो लैमिनेटर फ्लो, ये आपने कभी नाम सुना भी नहीं होगा। जो उसको यूज करता है या जो उसके नजदीक है उसी आदमी को पता है, एंड दैट पर्सन विल गिव मी समथिंग लीड, कि जिसको ये नाम पता है वो ही आदमी किसी कंपनी के पास या किसी पोटेंशियल कस्टमर का लीड मुझे दे सकता है। तो मैंने मेरे प्रोडक्ट यूजर्स या जो भी यूज करते हैं वो ढूंढना शुरू किया। तब पता चला कि ये फार्मास्यूटिकल से लेके एग्रीकल्चर से लेके हर चीज में लगता है। द सेकंड वन, लैबोरेटरी, फर्स्ट वन अभी वर्टिकल लैमिनर एयर फ्लो। सो ये सूरत के एक डायमंड मशीनरी बनाने वाली कंपनी में गया हुआ है, जो स्टेनलेस स्टील का जो आपने थर्ड इमेज देखा ना, दिस वन, तो ये सूरत में डायमंड कटिंग की जो 100% डिजाइन बाय योरसेल्फ? यस, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज डिजाइन बाय माई सेल्फ ओनली। ग्रेट। इस प्रोडक्ट में कहीं पे भी कुछ भी मैंने कॉपी नहीं किया हुआ है, मतलब कंसेप्ट सब लोगों के सेम ही रहते हैं, लेकिन इसका जो आउटकम रिजल्ट जो मिलना है वो सब मैंने खुद के डिजाइन से अचीव किया हुआ है। इसमें -20 डिग्री का डीप फ्रीज है, तो डीप फ्रिज के लिए उसका वर्किंग प्रिंसिपल, फ्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल पहले समझना पड़ा, फिर -20 का वर्किंग प्रिंसिपल समझना पड़ा, फिर उसका डीप फ्रोस्ट क्या रहता है, उसमें फ्रोस्टिंग कैसे नहीं आ सकती ये समझना पड़ा। तो हर चीज के पीछे, हर प्रोडक्ट के पीछे कम से कम 2-3 महीने का पढ़ाई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ पराग, कि मुझे आपके प्रोडक्ट से समझ में आया कि आपके कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं और अल्टीमेटली आपने उन तक अपनी रीच बढ़ाई है और फर्दर आपको उससे ऑर्डर्स मिले हैं। तो यहाँ से मैं आपसे एक्चुअली में 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, या 2 काइंड ऑफ इंसिडेंसेस पूछना चाहता हूँ, कि कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी अपने कस्टमर्स की तरफ से एक बल्क में ऑर्डर मिला या एक गुड अमाउंट में ऑर्डर मिला, एंड सडनली किसी XYZ रीजन से सडनली कंपनी ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, और उससे एक इमीडिएट इम्पैक्ट आया आपके बिजनेस में या फिर फाइनेंसेस में? और सेकेंड थिंग मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि आपने किसी कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट का सप्लाई किया एंड वो कस्टमर्स काफी आपसे डिससेटिस्फाइड रहा, वो खुश नहीं रहा, और उसके बाद उसने जो फर्दर फीडबैक दिए आपको, या फिर उसने आपसे फर्दर किसी ऑर्डर को लेने से मना कर दिया, तो उस पोजीशन पे फिर आपने उससे क्या लर्निंग रही, या फिर
आगे जाके आपने अपने बिजनेस को किस वे में मॉडिफाई किया, ये 2 चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली एक कस्टमर थे, बड़ा ऑर्डर के अगर बात करें तो सोलर में वैसा इंसिडेंस हुआ था। गवर्नमेंट का एक ऑर्डर निकला था हमारा ऑलमोस्ट 4 CR का। उसके लिए हमने, वो भी एक रीजन था हमारा बिजनेस क्लोज करने का। 4 करोड़ का ऑर्डर था। थोड़ा हमने, गवर्नमेंट ऑर्डर था तो थोड़ा सा फोर्स लगा के मेहनत करके ही लिया था। मैंने उसमें 40 लाख का इन्वेस्टमेंट किया मटेरियल प्रिपरेशन के लिए। और 1 महीने बाद ऐसा हुआ कि जिस डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकला था, उस डिपार्टमेंट के जो हेड थे, वो उनके पहले जिस जगह पे थे काम कर रहे थे 1-1.5 साल पहले, वहां के कुछ करप्शन चार्जेस की वजह से उनको वहां से निकाला गया। और उन्होंने जितने भी वर्क ऑर्डर पास किए थे वो सब ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए गए। तो उसमें हमारा भी 4 करोड़ का ऑर्डर था। हमने 1 महीने तक मटेरियल प्रिपरेशन करके रखा था। तो बहुत बड़ा ब्लो अप था वो। मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक 60-70 lakhs ऑफ वेस्ट। जो ऑर्डर हमने बाद में कभी एग्जीक्यूट नहीं किया, जो मटेरियल बनाया वो स्क्रैप में गया लिटरली। ओके। और कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन का, जैसे मैंने बताया कि इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन शुरू होने के बाद मैंने वो शुरू ही मैंने एक टॉप निश प्रोडक्ट्स जिनको रिक्वायर्ड है उन्हीं के लिए शुरू किया है। तो कस्टमर कंप्लेंट इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन में टचवुड आज तक एक भी नहीं है। और मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं अभी इस फील्ड में, लोग 1 साल का कस्टमर वारंटी देते हैं और मैं अभी अब पिछले साल तक 2 साल का दे रहा था। नाउ आई एम गिविंग 3 years वारंटी ऑन ऑल माय प्रोडक्ट्स। तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वजह से मुझे कभी इश्यू नहीं आए। एक्चुअली मेरा जो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर था, सुला का जैसे ऑर्डर मिला उसके बाद भी काफी लोगों के छोटे छोटे ऑर्डर्स आ रहे थे। तो वो जो ऑर्डर्स मैंने पिछले साल फर्स्ट ईयर में जिनको 50,000 के इक्विपमेंट दिए, तो लास्ट ईयर उन्होंने 2 लाख 3 लाख के ऑर्डर दिए। इस साल उनका ऑर्डर और भी बड़ा हो रहा है। तो माय एवरी कस्टमर इज रिपीटिंग। पराग, अभी मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे वो करंट सिनेरियो पर ही है। और एक्चुअली वो बहुत लॉन्ग टॉपिक है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2020, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा। सो पर्टिकुलर दिस कोविड-19 पेंडेमिक ने आपके बिजनेस को कितना हेम्पर किया है, किस वे में इफेक्ट किया है, और आगे आप कैसे इस जो भी आप लोगों को इस पे इम्पैक्ट आया है उससे कैसे बाहर निकलने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? एक्चुअली इम्पैक्ट तो हर किसी के बिजनेस पे आया। वैसे मेरे कोविड की वजह से इम्पैक्ट हर किसी के बिजनेस में आया। मेरे भी बिजनेस में पहले दिन जिस लॉकडाउन लगा तो उस दिन लगा अच्छा 8 दिन की छुट्टी मिल गई। तो उसमें बड़ा एंजॉयमेंट लगा था। पहले 7-8 दिन निकले अच्छे से, लेकिन फिर वो पैनिक शुरू हुआ कि यार अभी थोड़ा सा 1 महीने का तो अमाउंट है अपने पास, लेकिन आगे क्या करेंगे? अगर अगले महीने काम नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे? और बाकी लोगों का अगर कैश खत्म होगा तो परचेस नहीं करेंगे। अपना तो कैपिटल परचेस है सब बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन पे लगने वाला। फिर पहले 6-7 दिन एक लगभग 10 अप्रैल तक मेरा न्यूज देखने में और पैनिक होने में गए। 15 अप्रैल को मैंने डिसाइड किया कि यार ये जितना मैंने न्यूज देखूंगा और डिप्रेस होऊंगा उससे काम तो बनने नहीं वाला, पेट भरने नहीं वाला है। मैंने टीवी देखना पूरा बंद कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें कंटिन्यूस कोविड फॉरवर्ड्स आते थे वो पूरे एग्जिट कर दिए, लेफ्ट हो गया उस ग्रुप से। और सबसे पहले बहुत पुरानी मेरी एक आदत थी कि मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, तो वो थोड़े से बुक्स निकाले बाहर और वो शुरू किया। लाइक मैंने सीक्रेट करके एक बुक है जो आपका मोरल थोड़ा अप करती है, वो सबसे पहले पढ़ना शुरू किया। फिर एक 4-5 दिन बाद थोड़ा सा लाइट बल्ब जला कि नहीं यार इसमें भी हम वे आउट निकाल सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर जब मैंने मार्केटिंग का जो मेरा बेसिक्स था इंडिया मार्ट और जो पर्सनल विजिट्स पे चल रहा था उसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं वो सोचना शुरू किया। फिर मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे काम शुरू किया। ईमेल ढूंढ के लोगों के इस फील्ड के रिलेटेड लोगों के फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, बहुत सारी जगह पे ईमेल हम लोग अपडेट करते हैं, तो वो डेटा सर्च के उनको ये करना शुरू किया। फिर मुझे क्वालिटी इनहेंस करनी है तो मुझे अगर वो इमेजिन करना शुरू किया कि मुझे बड़ा कितना बनना है, इससे तकलीफ क्या होगी वो देखना पूरा बंद कर दिया। और जब मैं मई में काम शुरू किया तो इमीडिएट आते ही पहले दिन मेरे हाथ में एक ओवन का ऑर्डर गिरा।
ओके तो दैट वाज माय स्टार्ट कि नहीं यार मेरा पूरा खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन पेंडेमिक शुरू हुआ उस दिन एक भी ऑर्डर नहीं था, और जैसे मैंने काम वापस शुरू किया उस दिन इमीडिएट मुझे एक ऑर्डर मिला, फिर एक और कस्टमर मिले, उन्होंने लैमिनर का ऑर्डर दिया और वो शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा कि ये तकलीफ तो होने ही वाली है, हर किसी को होने वाली है, लेकिन अगर जब तक हम और बिजनेस किस तरीके से काम वही करना है हमको, लेकिन कौन कौन से अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं वो सोचना पड़ेगा। और वो जब रास्ते ढूंढने शुरू किए पैंडेमिक में, जैसे 15 दिन मैंने 15 अप्रैल से लेके 3 मई तक मैंने वो काम किया और 3 मई से मैंने काम शुरू किया, तो अलग अलग रास्ते मिलने लगे और उस रास्तों की वजह से मुझे बिजनेस भी मिलने लगा। मैंने सेम फील्ड में बिजनेस किया बस अलग रास्तों से। सॉफ्टवेयर हुआ, मार्केटिंग अप्रोच हुआ, लोगों को एक्सप्लेनेशन देना हुआ, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन हुआ, हर चीज मैंने अलग अलग ट्राई करना शुरू की। जैसे वीडियो कॉलिंग पे लोगों को दिखाना है। मेरे एक जो थर्मामीटर्स अभी यूज हो रहे हैं, हर डोर पे हर कंपनी के गेट पे रहता है, क्या वो कॉन्टेक्टलेस टेम्परेचर मॉनिटरिंग, वो गेज बनाने वाली सातारा की कंपनी है। उनको वो कैलिब्रेशन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए था पॉइंट्स पे। मेरे तो इंस्ट्रूमेंट वैसे बनते हैं, तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस कैसे होगा, तो मैंने मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ था, लेकिन वो बोले आपके पास सही में प्रोडक्ट रेडी है। तो फिर मैंने वीडियो कॉलिंग पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे उनको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाया, उसका कैलिब्रेशन दिखाया, एंड देन ये रियलाइज कि नहीं इस बंदे के पास सही में प्रोडक्ट है। फिर उन्होंने पहला प्रोडक्ट लिया, फिर उनकी लाइन बढ़ी, उनको और जरूरत पड़ी, ऐसे कर करके उन्होंने मेरे से बाद में 4 प्रोडक्ट लिए। तो आपको काम तो वही करना है, आपको आप कहीं अलग नहीं जा सकते, आपको उसी से कमाना है। लेकिन अगर आप कस्टमर के पास नहीं जा सकते हो तो कौन से अलग तरीके से उन तक पहुंच सकते हो वो ढूंढना है। एक कॉलेज का काम मिला, वो ईमेल पे मिला मुझे। सिर्फ मैंने ईमेल भेजा था उनको, और ईमेल इतना इलेबोरेटिव था मेरा कि वो बोले सर मुझे काम नहीं था इसलिए मैंने पढ़ा और मुझे इंटरेस्ट लगा आपकी फर्म में, इसलिए मैंने आपको कॉल किया, और देन आई कन्वर्टेड दैट कस्टमर इन अ ऑर्डर। पराग, मैं तुमको काफी सालों से जानता हूँ, तुम्हारे साथ मैंने काम किया है, और हम एक काम जो करते कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन में करते। जस्ट फॉर एग्जांपल यू सेड दैट कि तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे थे फॉर अ प्रोडक्ट जो कि तुम्हारे अभी के बिजनेस प्रोडक्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, कैलिब्रेशन, क्वालिटी चेक एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कॉन्टैक्ट एंड एवरीथिंग, सो इसके लिए तुमने 1 साल का एक कोर्स किया था, बट जब ही एक्चुअल में ये करने जाते तो इसमें आपको कितना करेज लगा और आपको कितना लर्निंग हुआ, और फाइनली आपको क्या लगता है कि अभी आप ये कर सकते हैं आगे कि किसी और को ये डेलीगेट करने का, या फिर अभी आपको लगता है कि यू स्टिल हैव टू लर्न इवन मोर? सी लर्निंग नेवर एंड्स। आप मैं अगर आज भी 1 करोड़ का बिजनेस करता हूं तो 10 करोड़ का बिजनेस करने के तरीके अलग है। जिस दिन 10 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा तो 100 करोड़ का बिजनेस करने के तरीके अलग है। जिस दिन 100 करोड़ पे पहुंचूंगा तो 1000 करोड़ का बिजनेस करने के तरीके अलग है। सो एवरी डे यू हैव टू लर्न फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग। सो लर्निंग विल नेवर एंड। बट ये जो बेसिक्स मैंने सीखे बिजनेस के, तो जैसे आपने बोला एक मोटिव होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब काम करते थे वो किसी चीज के लिए करते थे, वैसे बिजनेस में मैंने पहले मेरा मोटिव, जैसे मैंने आपको शुरू में इंटरव्यू में बताया कि मोटिव्स 3 ही थे। एक ज्यादा पैसा कमाना था, नासिक में वापस आना था और खुद का करना था। ये आपके बैकग्राउंड मोटिव्स हुए। आपको बिजनेस सक्सेस करना है तो विजन एंड मिशन है। ये हर कंपनी में हम बड़े बड़े जगह पे जाते हो, विजन मिशन स्टेटमेंट देखते हो, एक बार पढ़ लेते छोड़ देते। बट ये विजन मिशन स्टेटमेंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेसमैन। अगर उसके खुद के दिमाग में वो क्लियरिटी नहीं है कि उसको ये बिजनेस क्यों करना है। अभी जैसे मैंने इन्फिनिटी जब शुरू किया, मेरी थॉट मैं जब उनके लिए ओईएम करा था तो सेम बिजनेस में यहाँ पे मेरे साथ भी मेरे लिए भी कर सकता था, लेकिन मेरे मिशन में वो नहीं दिखा मुझे, मेरे विजन में नहीं दिखा। मेरे विजन में मुझे दिखा कि जो 40% इम्पोर्ट हो रहा है वो मुझे दिखा कि वो इम्पोर्ट में कम करके मेरे बिजनेस में इंडिया में लाऊंगा, और वो मेरा मिशन बना। मेरा विजन था कि एक ऐसी कंपनी बने कि 100-150 लोगों को, 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, उनका घर चला है। तो वो मेरा मिशन बना। तो ये जब आप विजन मिशन आप खुद के लिए बनाते हो, सोच के एक प्लेटफॉर्म बनाते हो थिंकिंग का अपना, तब जाके आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हो।
बिजनेस हर कोई करता है, मतलब एक आपका सब्जी वाला रहता है वो भी बिजनेस करता है, आपका कॉर्नर पे पान टपरी वाला है उसका भी बिजनेस है। लेकिन आप अक्सर सुनते हो कि यार जैसे वो बेंगलोर के हमारे सलून वाले भाई साहब है, उनका ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा बिजनेस है कि उनके पास लैम्बोर्गिनी से लेके हर कोई कार फ्लीट में है। तो एक ही कोई आदमी वो वैसे बड़ा बनता है। तो बड़ा बनने के लिए ये पीछे मिशन विजन स्टेटमेंट आप काम करते हो वो सही बात है, लेकिन जब तक आप विजन मिशन स्टेटमेंट नहीं बनाते हो खुद के लिए, कहाँ पे जाना है वो नहीं डिसाइड करते हो, तब तक वो उतना आगे नहीं बढ़ सकते हो। जैसे अंबानी जी पेट्रोल डालते डालते रिलायंस बन गई, टाटा ने भी कहीं से वैसे ही शुरुआत की होगी। हर कोई आपके शहर में आपके यहाँ पे कोई तो एक एग्जांपल होगा जो सब्जी बेचता था यार, लेकिन आज 4 व्हीलर में उसके 4 शोरूम्स है। वो सब्जी बेच रहा था, सब्जी बेचने वाले हजारों लोग है, लेकिन उसमें से कोई एक ही आगे निकलता है। वो डिफरेंस ये है, आपको आपका विजन है और मिशन पता होना चाहिए, आपको कहाँ पे जाना है, क्यों जाना है। और मैंने Very well said, 40% आपको क्यों जाना है वो पता करने के लिए आपको उतना थिंकिंग टाइम खुद के लिए देना पड़ेगा। जब मेरे 3 वेंचर, पहला सोलर का गवर्नमेंट के साथ, डोमेस्टिक में सोलर में, बाद में ओईएम जब अनसक्सेस हुआ तो मेरी गलती क्या है वो सोचने के लिए जब मैंने 1-1.5 महीना टाइम दिया, तब पता चला कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, नासिक में रहना है और खुद का बिजनेस करना है, ये अचीव हो रहा है। लेकिन मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, आगे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि उसका रास्ता ही नहीं है मेरे पास, मेरे दिमाग में उसका रास्ता ही नहीं है। और जब वो रास्ता ढूंढने की कोशिश की तब पता चला कि यार नहीं, मैं ये करूंगा तो मुझे ये भी सब मिलेगा उसके साथ में। पराग, मुझे नेक्स्ट आपसे ये पूछना है कि काफी कम एज में आपने एक अल्टीमेटली एक रिस्क लेके आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एंड अल्टीमेटली यू हैव एम्पल ऑफ टाइम आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एंड फर्दर अल्टीमेटली कमाई करने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है अभी। सो एज एन एंटरप्रेन्योर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे यंगस्टर्स को क्या सजेशन देना चाहते हैं, या इवन जो अपने 30s में है और अपनी 9 to 5 9 to 6 लाइफ से उतने ज्यादा खुश नहीं है, और हमेशा उनके माइंड में ऐसा एक बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि काश मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाता। तो उन यंगस्टर्स, उन मिड 30s में जो चल रहे हैं लोग, उनके बारे में, उनको लेके आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं उनको? नवीन, अभी मैं इतना भी बड़ा सक्सेसफुल नहीं हूँ कि लोगों को सिखाऊं कि कैसा है। अफकोर्स 2-3 साल में उतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा कि मैं लोगों को सिखाऊं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस मैं अपनी कुछ लर्निंग शेयर कर सकता हूँ कि मैंने जब शुरू किया तब मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, ये लगने वाला है, वो लगने, इसमें 20 लाख का मैंने सडनली इन्वेस्टमेंट कर दिया था उसमें, जो लोन लेके किया था। तो मैंने प्रॉफिट देखा, पैसा देखा, लेकिन जो लोन पे इंटरेस्ट लगने वाला है उसका कैलकुलेशन नहीं था। तो आप कभी भी लोन लेके बिजनेस शुरू करते हो तो पहला ख्याल उसके इंटरेस्ट का रखो कि आपको, जब आप 10 लाख का लोन ले, सब 10 लाख का भी लोन आपने बिजनेस के लिए लिया तो आपको रिपे करते करते वो 20 लाख होने वाले। तो आप 10 लाख का फिगर दिमाग में मत रखो, 20 लाख का रखो, सो आपको तकलीफ ना हो। सेकंड पार्ट है, हर बिजनेस के लिए एक बेसिक इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी के लिए मेरा थोड़ा मशीनरी वगैरह था, उसके बाद में मेरे पास सिर्फ 8,000 रुपए थे 2019 में अप्रैल में जब मैंने इन्फिनिटी शुरू किया तब। सो आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। मटेरियल लोगों का तैयार करने के लिए आप उन्हीं से पैसे लगते हो। जैसे आप होटल में हो तो पहले दिन आप 5 स्टार होटल नहीं खोलोगे ना। तो पहले दिन का आप सिर्फ पहले दिन का होटल का खर्चा निकालने का सोचो। एक प्रॉपर अच्छा साफ सुथरा सीटिंग हो, और पहले दिन का कुकिंग करने के लिए आपको पूरे महीने का राशन नहीं भरना है, पहले दिन का ही राशन भरो, उतना खत्म करो, उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट अगले 2 दिन का राशन खरीदने के लिए लगा। मंथ एंड में आपको आपके खर्चे इतना पैसा निकल आएगा। तो पहले दिन पूरी दुनिया खड़ी कर देनी है, ऐसा कभी मत करना। और थर्ड थिंग, बिजनेस करने के लिए डरना मतलब गलत बात है। अगर आपको खुद में लगता है कि आप में वो पोटेंशियल है, आप अपने सिक्योर जोन से बाहर आ सकते हो, कितने भी ऑड्स आ जाए आप डट के खड़े रह सकते हो, ये अगर आप सोचते हो तो आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन कौन सा बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस होना चाहिए, कितना इनकम होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा, वो पूरा होमवर्क ऑन पेपर करो। और
किसी भी बिजनेस या सर्विस इंडस्ट्री में जाते हो या फिर किसी की डीलरशिप वगैरह लेते हो, तो जो भी पेपर वर्क करना है वो पहले बहुत प्रैक्टिकल वे से सोच के, दोस्त है इसलिए ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर मैंने वो पेपर वर्क किया रहता तो शायद मुझे उतना खर्चा नहीं गिरता जितना गिरा है ओईएम के बिजनेस में। तो पेपर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कितने भी करीबी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आप पहले ऑन पेपर क्या शेयर रहेगा, कैसे काम करोगे, जो भी फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरे पेपर पे लिख के म्यूचुअली साइन कर लो। तो दैट विल बी अ बेनिफिशियर। अब एक प्रूफ रहता है सॉलिड, आपके पास एविडेंस रहता है, और वो लीगली कैसे वायबल होगा उसके भी सजेशन लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी उस फील्ड में बड़े लोग हैं, मतलब आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जा रहे हो तो आपके एरिया में या फिर आपको जो पता है जिस तक आप पहुंच सकते हो, जितने भी बड़े लोग हैं उनके साथ जाके सिर्फ बातें करो, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखो उनका वो काम कैसे करते, एक्सपीरियंस लो, वो कैसे फील करते हैं उस पोजीशन पे होने के बाद, और वो फीलिंग, वो बिहेवियर लाने की कोशिश करो। जब तक आप खुद को बिजनेसमैन या जब तक आपको फील नहीं लाते हो आप बड़े आदमी बन गए वैसा वाला, तब तक आप उस चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हो खुद की तरफ। आप अगर रोते ही रहोगे कि यार नहीं नौकरी में ये है वो है, बिजनेस में आ गए बिजनेस में भी रोते ही रहोगे, तो जिंदगी भर रोना ही नसीब में रहेगा। सो फील करो कि आप एक बिजनेसमैन हो। वेल सेड। That's kind of learning I got in my last 4, 5, 6 years this journey. So Parag, now I know कि आपको अभी अपना ऑब्वियसली अगेन काम पे जाने का है, लोगों को देखना है, चेक करना है, सो थोड़ा सा और टाइम लूंगा आपका। आप अपना इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन के बारे में बताइए कि आपको कैसे रीच किया जा सकता है, आपका क्या वेबसाइट है, आप जो भी बताना चाहते हैं अपनी कंपनी के बारे में आप वो बता दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आप जो भी करते हो, काम करते हो, उससे आप पहचाने जाते हो। करेक्ट। आप जो भी काम करोगे, मतलब होटल हो जो भी हो, तो आपकी पहचान ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनती है कुछ दिनों बाद। सो उसके बारे में बताना काफी जरूरी है। सो मैं इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन का ओनर हूँ और हमारी कंपनी में हम लोग लेबोरेटरी को लगने वाले इक्विपमेंट्स बनाते हैं। मोस्टली ये माइक्रोबायोलॉजी के नजदीक जाने वाला ज्यादा प्रोफाइल है। ये एग्रीकल्चर जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है या फिर टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री है। ये इनफैक्ट ये आरटीपीसीआर लैब में भी लगता है प्री प्रोसेसिंग के लिए, फार्मा इंडस्ट्री में लगता है, तो ये कुछ हॉस्पिटल्स में लगता है, पैथोलॉजी लैब्स में लगता है। तो ये इक्विपमेंट हर लैब में कुछ ना कुछ वेज में लगते रहते हैं। तो मैं बेसिक जो सबसे मेरा बेसिक प्रोडक्ट है, ये सबसे छोटा लैब ओवन 1 फीट बाय 1 फीट का, दैट्स माय फर्स्ट इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट। और इसके बाद मैं लैमिनर एयर फ्लो में काफी एक्सपर्टाइज रखता हूँ। मैं कहने से अच्छा मेरी कंपनी अभी एक्सपर्टाइज रखती है लैमिनर एयर फ्लोस में। बायोसेफ्टी कैबिनेट हम लोग बनाते हैं। देन बीओडी इंक्यूबेटर करके एक इंक्यूबेशन के लिए मशीन बनती है जिसमें 5 डिग्री से लेके हम लोग 60 डिग्री तक, यानी आपका ये 5 डिग्री में एम्बियंट से नीचे और एम्बियंट के थोड़ा ऊपर तक ये मशीन टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मशीन है। ये बीओडी इंक्यूबेटर हम लोग बनाते हैं। और बायोसेफ्टी कैबिनेट करके एक चीज है जहां पे आप जो भी बैक्टीरियाज पे प्रोसेस करते हो बायोसेफ्टी कैबिनेट में, तो उसके इन्फेक्शन से बचे रहने के लिए इसका इनफ्लो और आउटफ्लो मशीन के अंदर रहता है और आप बाहर से सिर्फ हाथ से काम कर सकते हो। और आप ये बायोसेफ्टी कैबिनेट मोस्टली आरटीपीसीआर लैब में, कोरोना लैब में यूज होती है। और बाकी बहुत सारी जहाँ पे बैक्टीरिया, फूड इंडस्ट्री में लगता है, बैक्टीरिया का जहाँ पे भी काम है वहां पे बायोसेफ्टी कैबिनेट लगता है। So this kind of machines we manufacture. I see. और अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना है तो आपके प्रोफाइल में जाके इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन नासिक सातपुर एमआईडी से आप सर्च करते हो गूगल पे, तो पूरा कंपनी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ जाता है, लोकेशन आ जाता है, फोन नंबर मिलता है।
वैसे मैं फोन नंबर यहाँ पे बता दूं एक बार फिर से 7744999965 और ये मेरे वेबसाइट है infinitycorporation.co.in। इस पे भी आपको पूरा डिटेल्स हमारा मिल जाएगा। ग्रेट। सो ब्रदर, अभी तुम्हारा पूरा स्टोरी सुन के आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं तुमको जानता हूँ और तुम्हारे साथ काम किया है। सो अच्छा है। So nice of you, thank you very much। इतना और बड़ा अभी तक बना नहीं हूँ वरुण। इट्स Hopefully नॉट जल्दी अबाउट बन आप जाऊंगा। कितने बड़े बन गए हो, यू आर स्टिल ऑन योर जर्नी। बट Yes, हमारा जो एज ग्रुप है और हमारा जो मेंटेलिटी है, जो कि जॉब में स्टार्टिंग से हम लोग जब 10 साल के थे तब से था कि हमको जॉब के लिए पढ़ाई करना है, तब आप जैसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने एक करेज और एक अपना एक बबल है जिसको बर्स्ट करके उसके पार गए। अगर हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमको थोड़ा सा एंकरेजमेंट मिलता है, करेज भी मिलता है। ऑब्वियसली सबका जर्नी अलग रहेगा, बट एटलीस्ट हम लोग को लगता तो है कि किसी बंदे ने जो हमारे साथ काम कर रहा था एक टाइम पे, जिसके साथ हम डिनर करते थे साथ में, जिसके हम घर जाया करते थे, आज उस इंसान ने वो अपने मन में क्या क्या सोच रहा था और उसने कहां से कहां पहुंच गया आज, कि उसने तीन कंपनियां खोली जिसमें से 2 फेल्ड निकली, एक उसने फाइनली सक्सेसफुली कर रहा है और लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, जो कि खुद एक एम्प्लॉय था आज वो एम्प्लॉयर बन गया है। दैट इज अ बिग अचीवमेंट yes। इन माय आईज एटलीस्ट। सो थैंक यू वेरी मच कि आप इस पॉडकास्ट में आए हैं। एंड अगर आपके आपके कॉन्टेक्ट्स में अगर कोई और है जिसे अपना स्टोरी सुनाने का मौका चाहिए स्पेशली, तो प्लीज हमको उसको हम मेरा कांटेक्ट नंबर जरूर दीजिए, जरूर हम जरूर। उससे बात करेंगे। थोड़ा सा या इंटरप्ट करना चाहूंगा। जब दोस्त हो या कोई आपके जैसे वेल विशर्स हो, जब हमारे स्टोरी के बारे में पूछते हैं तो एक हमें खुद को मोटिवेशन मिलता है, यार हमने कुछ तो अच्छा किया है। एंड दैट मोटिवेशन ड्राइव्स अस नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, लाइक अरे नहीं हमें पॉडकास्ट किया था, दोस्त हमें रिस्पेक्टफुल नजर से देखते हैं। जो हमारी सोसाइटी में एक थोड़ा सा है ना, क्या कर रहा है, ठीक है अच्छा था जॉब में, यहाँ पे घिस रहा है, वो जो मेंटल बैरियर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग सच काइंड ऑफ पॉडकास्ट फॉर एस्पायरिंग वंस। जो सक्सेसफुल है उनका तो हर जगह पे इंटरव्यू होता है, एस्पायरिंग को प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है। सी ऑल्सो आई एम टॉकिंग टू व्यूअर्स नाउ कि हमारे पॉडकास्ट का मेन एम ये नहीं है कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिसने ऑलरेडी कुछ करके कर दिखाया है, ऑलरेडी फेमस है, क्योंकि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं है। हम तीनों जो इस पॉडकास्ट के हम लोग ने स्टार्ट किया था, हमारा मेन एम ऐसा था कि जो हमारे साथ वाले हैं, जो हमारे ऑब्वियसली मिडिल क्लास वाले हैं, हमारे एज ग्रुप वाले हैं, हम उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। बिकॉज एक टाइम के बाद जब हम जॉब में 9 to 5 जॉब करते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं, बिकॉज वी ट्राई टू स्टे इन अवर कंफर्ट जोन। और जब आप जैसे लोगों की कहानियां सुनते हैं या फिर आपस में ही किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो हम लोग को कुछ नया सीखने मिलता है, हम लोगों को एक्चुअली माइंड ओपन होता है। और जब आदमी का, इंसान का माइंड ओपन रहता है ना, तो उसके पास नए आइडिया आते हैं, नया कुछ करने का करेज आता है। और फिर आप लोग जैसे स्टोरी सुनते हैं तो ऑब्वियसली एज आई सेड कि आई एम वेरी प्राउड दैट आई नो यू, आई हैव वर्कड विथ यू, and yeah, I wish that in next 1 year you become even bigger and I call you back again on this podcast, which means कि तुम भी successful होगे और हम भी successful होंगे इस podcast में। Let's see. So that is my request to viewers also कि अगर आपको लगता है कि आप इस podcast पे आके अपना कोई स्टोरी सुना सकते हैं, तो प्लीज हमको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा फेसबुक पे पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, उधर पे हमको डीएम कर सकते हैं और वी विल कांटेक्ट यू एंड वी कैन अरेंज अ पॉडकास्ट विथ यू टू। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। Thank you very much. Check the mic and make sure it sound right, boys.